आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के रिकॉल क्वेश्चंस क्लरिकल टू ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर कैटेगरी के जो रिकॉल क्वेश्चन हैं, उनके सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत-बहुत आप सभी जो भी साथी एग्ज़ामिनेशन में भाग लिए, उनको बहुत-बहुत हम जो है शुभकामनाएँ देना चाहेंगे, क्योंकि कम से कम ये उन्होंने साहस तो दिखाया एग्जामिनेशन को ठीक तरीके से देने का, उन्होंने एक जज्बा दिखाया। और वैसे तो पूरे सभी क्वेश्चन आ गए हैं, पूरे 60 क्वेश्चन आए हैं। अश्विनी जी नमस्कार कर रहे हैं, बहुत सारे साथी नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रात को सारा चीज़ करके ना आप जग के जितनी देर जगे रहते हैं उतनी देर थोड़ा पढ़ लीजिए। और अगर सेशन में अगर मेरा लेट सेशन होता है, तो अगर सेशन आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। किसी भी कंडीशन में कोई भी बात बुरी नहीं है, पूरा पूरा माइंड सेट का गेम है। अगर देख पा रहे हैं सेशन रात को स्वस्थ तरीके से, आनंद तरीके से, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देख पा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। जगे हैं तो भी अच्छी बात है। सोए हैं, नींद में हैं तो भी अच्छी बात है। बस इन सब में एक ही चीज़ का ध्यान रखा जाए कि हम डिस्टर्ब ना हों। मतलब आपका जो माइंड है ना वो डिस्टर्ब ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपके सारी चीज़ें जो शरीर की चीज़ें होती हैं ना वो जुड़ी हुई होती हैं, मैकेनाइज़्ड हैं सब। और अगर वो डिस्टर्ब हो गया ना आपका सॉफ्टवेयर, तो वो सब क्या कर लेगा? हाँ, अश्विनी जी मेरी बात से सहमत हैं आप? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है बेंगलुरु तक? हुँ? ओके। तो बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, और जो साथी शॉर्ट नेम से जुड़ रहे हैं वो अपना-अपना रीनेम पूरा कर लें, नहीं तो सब सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया कि पता नहीं कब सॉफ्टवेयर आ जाता है, वो सबको मतलब आपको जैसे जो शॉर्ट नेम में है या आपका उम, अलग-अलग नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गेस्ट के नाम से जुड़ा है, कोई आई आईफ़ोन के नाम से जुड़ा है, ऐसा ना जुड़ा करें, है ना? इस नाम से खाता खोलता है क्या? आप याद रखिए, आप बैंक के ऑफ़िसर हैं, मैनेजर हैं, तो आप देखिएगा किस नाम से आएगा तो आप खाता खोलेंगे, वैसी नाम से जुड़िएगा, है ना? तो जिस नाम से आप खाता खोल पाते हैं, वैसे नाम से जुड़िएगा। कोई वाईयू नाम से जुड़े हुए हैं, कोई कुछ जियोमी नाम से जुड़े हुए हैं, सब ना यहाँ पर देखिएगा। आप थोड़ी देर बाद ये सॉफ्टवेयर आपको रिमूव कर देगा। तो आज के सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रिकॉल क्वेश्चन का। बड़ौदा यूपी बैंक का एग्ज़ामिनेशन हुआ था। वैसे फीडबैक जो है मिला-जुला फीडबैक आया था, और मैक्सिमम साथी जो हैं टफ एग्ज़ामिनेशन जो है दे के आए, ऐसा है। क्वेश्चन काफ़ी टफ आए, सर्कुलर से क्वेश्चन आए। तो ये जो प्रमोशन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके लिए जो जिन साथियों के एग्ज़ामिनेशन नहीं हुए हैं, उनके लिए हीरे मोती जैसे होते हैं, क्योंकि इनसे हमको ट्रेंड पता चलता है, क्या पढ़ना है वो पता चलता है, और उसकी तैयारी किस टॉपिक को जो है नया प्रमोशन एग्ज़ाम में ऐड किया है, ये पता चलता है। कुछ चीज़ें सभी प्रमोशन एग्ज़ाम में कॉमन फैक्टर, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं, और कुछ नए क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार भी कुछ नए क्वेश्चन आए हैं, पुराने भी हैं, और मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ के भी क्वेश्चन हैं। तो आज सब लोग तैयार हैं, तो ज़रा चैट बॉक्स में बता दीजिए, या कोई स्पीकर ऑन करके बता दीजिए, कोई साथी जगह हैं तो बता दीजिए, तो हम लोग ये चर्चा शुरू करेंगे। आवाज आ रही है सर, बिल्कुल ठीक। आ रही है देव जी? बहुत बढ़िया। मनोज मीना जी आ रही है आवाज़? आ रही है सर, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है सर। तो अभी हमारे सर मनोज आहो। मीना जी हैं। हाँ, मनोज मीना जी हैं और देवेश जी हैं। रात का समय रहता है, थोड़ा दो साथी मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो सफ़र अच्छा गुजर जाता है ना? और एक हम आवाज लोग आ रही है सर। हम लोग सफ़र में ही निकले हैं, और ये सफ़र में जो है सरल तरीके से हम लोग सीखते हुए निकल जाएंगे, तो आनंद भी आएगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग पहला सवाल लेते हैं। आपके स्क्रीन पर एग्जामिनेशन हुआ था 28 तारीख को, और हाँ, मनोज जी सवाल पढ़िए, क्या लिखा है? सवाल पढ़िए मनोज जी।
हाउ वाज स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन द बीयूपीजी एग्जाम डेट 28/9/2024। हाँ, 28 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ, ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये फीडबैक है हाँ कि सर वही तो। एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड कैसा था, है ना। तो मॉडरेट था सर। हमारे साथी जो है मॉडरेट बता रहे हैं, और बहुत सारे साथी जो हैं मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर ऐसा बताए, मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में। सर लास्ट ईयर से बहुत डिफिकल्ट था सर। हाँ, ये भी ना बात देखो, हमारे देवेश जी बता रहे हैं लास्ट ईयर से बहुत डिफिकल्ट था। और कोई साथी? मॉडरेट से सर ऊपर और डिफिकल्ट से नीचे, ये कह सकते हैं आप। हाँ सही बोले, मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में सवाल आए थे। ये तो फीडबैक आया बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत सारे साथी व्हाट्सएप में फ़ोन करके दिए हैं फीडबैक, तो उनका ये था कि मॉडरेट आया था, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में आया था। जैसे बोलते हैं ना, जो हाई रिस्क की तरफ जा रहा है या मीडियम रिस्क की तरफ जाता है ना, तो वैसा मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर था। अगला फीडबैक आया, क्वेश्चंस लाइंस जो हैं वो कितने थे? वन लाइनर लेंथी क्वेश्चन था, सर, शॉर्ट क्वेश्चन था, लेंथी था। वेरी लेंथी था, या नन था? मतलब क्या क्वेश्चन सीरीज क्या था राज जी? लेंथी था सर। बहुत लेंथी था, है ना। एक सिंपल से क्वेश्चन को भी ऐसे घुमा के दिया हुआ था कि मतलब उसको हाँ। 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़िए तब समझ में आ रहा था सर कि पूछना क्या चाह रहा है। ओ। 2 4 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया है सर शुरू। हम्म। तो क्वेश्चन जो है लेंथी आया था, मतलब था आपका क्वेश्चन, आप आंसर अच्छा पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन लेंथी होने से ये होता है कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं और उनको पढ़ने में समय लग जाता है, और आप जो है मार्ग भटकाने का काम करता है लेंथी क्वेश्चन। मतलब वो आखिर बोलते हैं ना, एक आप ऐड आता है, छोटा सा इमोजी आता है ना, आखिर कहना क्या चाहते हो। सवाल इतना लंबा कर दिया, आखिरी तक पहुंचते तक ये आता है कि अरे भाई सवाल पूछना क्या चाहते हो, ये तो बताओ क्या पूछना चाहते हो। ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक अलग स्ट्रेस का टाइम रहता है ना एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए लेंथी क्वेश्चन आने से थोड़ा सा मार्ग भटकाने जैसा काम होता है। चलिए, अगला जो है फीडबैक देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल एंड जनरल बैंकिंग क्वेश्चन? जनरल बैंकिंग में इंटरनल और जनरल बैंकिंग का रेशियो क्या था? इंटरनल बैंकिंग के कितने सवाल आए थे? हाँ, कोई फीडबैक आप लोग दे पाएंगे? इनमें से कौन सा रेशियो आपको लगता है कि जो है? सर 80:20 था सर। 70-30 था 70 सर। to 30 सर था। 72-30 था। 30 सर, 70 सर्कुलर्स था और 30 जनरल बैंकिंग कह सकते हैं। ओके। नहीं, 70 जनरल बैंकिंग था, 30 सर्कुलर से था सर। नहीं सर, सर्कुलर से ज्यादा था। बिल्कुल उल्टा। अरे उल्टा है सर सर, उल्टा सर्कुलर से बता रहा ज्यादा। है, ये सर्कुलर से ही पेपर था पूरा। सर्कुलर से 70% था सर, और 30% हम कह सकते हैं जनरल बैंकिंग से। इतना सर्कुलर भरा था पेपर में यार, कहाँ तुम लोग बता रहे हो कि 30% केवल है। चलिए, सर तो ये तो आप चार लोगों की आवाज़ आई है, लेकिन मेरे पास तो सभी लोगों की आवाज़ आई है, तो उसी आधार पर सवाल के जो आंसर हैं हमने फीडबैक में बनाया है। इसमें 60-40 का रेशियो था, मतलब इंटरनल सर्कुलर से 60% क्वेश्चन आए थे और जनरल बैंकिंग से 40% क्वेश्चन आए थे। जो अभी ट्रेंड देखा जा रहा है 60-40। नॉर्मली देखिए, आपके जितने पहले एग्जामिनेशन हुए उनमें क्या आया, जनरल बैंकिंग का जो क्वेश्चन है वो 80% आ गया, सर्कुलर 20% आ गया। लेकिन हम पहले भी आशंका में थे, और ये मतलब पहले उसी हिसाब से तैयारी भी कर रहे थे कि आपका ऐसा नहीं होगा। जब रिकॉल क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहा था, तो आप में से ही साथी बोलते थे कि सर मज़ा आ जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जनरल बैंकिंग के सारे 80% क्वेश्चन जनरल बैंकिंग आ गए, लेकिन आपके यहाँ ज़्यादातर इंटरनल सर्कुलर से आ गए, और थोड़े से ट्विस्ट करते हुए घुमावदार क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये फीडबैक आया 60-40% और का। सर जो जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन आए थे वो भी उनने बहुत घुमा फिरा के पूछे सर। जी। अरे बहुत। क्वेश्चन आया था वो 7 दिन वाला नहीं है, जो फ्रॉड वाला, हाँ हाँ। कि हम्म। अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो उस वो सर क्वेश्चन 4 लाइन का साढ़े क्वेश्चन था, चार लाइन का था सर। उसको समझने में 5 मिनट लग गया था सर। हाँ। सर साढ़े फॉर्मर और चार लाइन का सर्वाइव सर था वाला, क्वेश्चन। जो फॉर्मर और सर्वाइव वाला क्वेश्चन होता है वो सीधे कहता है कस्टमर आया था, लेकिन उसने नहीं, कस्टमर के बिहाफ पे कोई आया वो पूछ रहा है। हम्म। तो भैया, ऐसे आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन बनाए हैं, उनको पता था ना कि मैं उन साथियों के लिए क्वेश्चन बना रहा हूं जो आते हैं उत्तर प्रदेश से, और उनके पास प्रश्न से पहले उत्तर होंगे। इसलिए उन्होंने इतने प्रश्न की जो तैयार किए
यहाँ पर एक सवाल आपके पास फीडबैक के तौर पर लिया है। हाउ मेनी आंसर ऑप्शन इन वन क्वेश्चन? एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन थे अनुराग जी? 5। 5 ऑप्शन थे, है ना? 5 थे, 5। 5 ऑप्शन थे। तो 5 ऑप्शन में थोड़ा प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाता है, मतलब कि सही कैसे करें छांटने में, और पढ़ने में भी समय लगता है। तो 5 पूरी तरह से आप देखेंगे तो आप लोग मॉडरेट जो आपका था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कैटेगरी में एग्जामिनेशन था। लेकिन आपकी तैयारी भी उस हिसाब से थी। मतलब अगर मैं सारे सवाल, मेरे पास 60 सवाल आए हैं, तो तैयारी भी थी। अगर 10 सवाल छोड़ दें तो 50 जो सवाल हैं वो तो परफेक्ट आप लोग जानते होंगे, लेकिन जानते हुए भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। आइए सवालों पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। एक और फीडबैक लेते हैं कि टाइम जो है सॉल्व करने के लिए कितना था? कम था, पर्याप्त था, पर्याप्त नहीं था, मॉडरेट था? टाइम तो ठीक था सर, सफिशिएंट था। सफिशिएंट था सर। सफिशिएंट था सर। सफिशिएंट टाइम था, सभी लोगों ने ये कहा टाइम सफिशिएंट था। और कई लोग जो है ना, देखो मैं तो ये कॉमन सा ये फीडबैक ले रहा हूँ, लेकिन कई लोगों ने बोला सर हम 15 क्वेश्चन नहीं कर पाए, हम 10 क्वेश्चन नहीं देख पाए। मतलब ऐसे लोग भी थे कि 20% लोग जिन्होंने कहा कि सर सफिशिएंट टाइम नहीं था। क्योंकि नहीं सर, जिन लोगों टाइम ने, सफिशिएंट था, लेकिन क्वेश्चन इतने ट्रिकी थे कि वो आने के बाद भी गलत हो गए। सर हाँ, टाइम तो सफिशिएंट था, लेकिन सर क्वेश्चन ना बहुत बार बार पढ़ना पड़ रहा था, बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, समझ में नहीं आ रहे थे। कई साथियों ने कहा कि हम हिंदी में मजा आया तो हिंदी में ज़्यादा देर लगा दिए, फिर जब बैंकिंग समय आया तो उसको देख नहीं पाए। तो ये फीडबैक था, लेकिन सफिशिएंट समय था मैक्सिमम जो बहुमत के आधार पर देखेंगे तो। चलिए अगला जो फीडबैक था, हिंदी टेस्ट लेवल वास, हिंदी का जो टेस्ट था लैंग्वेज का, वो कैसा था? इजी था, इजी था सर, मॉडरेट था, इजी हार्ड इजी था? था। नॉर्मल था सर, नॉर्मल इजी था। था सर, इजी था। इजी था, है ना? जी। वैसे सब लोग बोले सर इजी टू मॉडरेट, एकदम इजी भी नहीं था ऐसा कह रहे थे। तो जो फीडबैक में शामिल हुए उन लोगों ने कहा कि वैसे सर तो जो ज़्यादातर। मेन हिंदी में टफ पार्ट था वो एरर था बस। अच्छा। एरर में ही था जो था, सर बाकी सब तीन ठीक चार था। क्वेश्चन थे जिन्होंने परेशान किया, सोचना पड़ा, वरना बाकी में नहीं सोचना पड़ा। अच्छा, तो मतलब ये इजी माना जाए, है ना? इजी जी माना सर, जाएगा, जी ठीक है। सर, इजी। तो आप लोग के जो फीडबैक के आधार पर मैंने यही मतलब महसूस कर पाया, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मतलब सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है, हमने तो अपना काम कर लिया, हमने तो जो साहस और आत्मविश्वास और जो मेहनत की उसमें अपना काम कर लिया, अब तेरा ही आसरा है, जिसमें तू राजी है उसी में हमारी रजा है। यही भाव लेके आप आगे बढ़िए और आनंद मन से करिए, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया। आइए सवालों पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, कहीं सवाल में कोई डिस्कशन करना चाहता है तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? ये सिंगल लाइनर सवाल हम बनाए हैं क्योंकि आप लोग टूटी फूटी भाषा में सवाल भेजे हैं, बट ये आया होगा लंबा, है ना? कुछ अलग तरीके से आया होगा। कोई साथी बताना चाहेगा ये एग्जैक्ट सवाल 3 कैसे लाइन आया का था? था सर ये। हाँ जी। ये सर 1.5 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन उसका मीन्स यही था जो आप सर पूछ रहे हैं। सर आंसर उसका क्लियर था, लेकिन उसमें ऑप्शन में हाँ, क्या था बताइए? वही था सर कि गरीब लोगों को, जो वंचित लोग हैं और समाज के पिछड़े तबके के अंत तक, बिल्कुल डोर तक वाले लोगों को जोड़ना। अच्छा, तो आंसर उसका बहुत लंबा था, ऐसा है ना? एक एक नहीं, आंसर एक। आंसर सर दिख रहा था, मतलब ये आंसर है, मतलब कोई सोचना नहीं पड़ रहा था। ये लिखा था सर उसमें कि लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ना, ऐसा कुछ था शायद। अच्छा, हाँ यही था, मतलब जो सर आपने पढ़ाया बिल्कुल सेम वैसा ही। ठीक to है। include the unorganized sector into the financial system था। हाँ हाँ, यही था। ओके, बहुत बढ़िया। अनऑर्गेनाइज सेक्शन या अनबैंक्ड जो सेक्टर है उसको बैंकिंग से, अंडर प्रिविलेज सेक्शन को, सोसाइटी को बैंकिंग से जोड़ना, और उनको सस्ता और सरलता के साथ, सुगमता के साथ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक उद्देश्य है। हालांकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन देखिए आपके में रिटन एग्जाम में पूछ दिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है ऐसे लोगों को जो वंचित हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और उनको जो है एक विश्वसनीय
फाइनेंशियल सॉल्यूशन या वित्तीय सेवाएं पहुंचाना सरल और सस्ते तरीके से, ये फाइनेंशियल, उनको बैंकिंग के साथ जोड़ना सोसाइटी को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एज पर द विसिल ब्लोअर पॉलिसी ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक व्हाट शुड बी रिटन इन द फेस ऑफ इन्वेलप ऑफ कंप्लेंट। विसिल ब्लोअर पॉलिसी आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या क्या ऑप्शन थे ये सवाल में जरा बताइए आप लोग। सर एक ऐसे तो सवाल नहीं था, सीवीओ का सवाल ये ऑप्शन था था। कि विसिल ब्लोअर पॉलिसी के थ्रू जो हम एनवेलप में करके सीवीओ को देते हैं उसको क्या कहते हैं, ऐसे करके सवाल बना रखा था सर हाँ, तो इसका। वही तो लिखा है। वही है, वही मतलब है। तो क्या क्या सॉरी ऑप्शन सर, था बताइए, सॉरी सर, सर वो क्वेश्चन बताइए। विसिल एक ब्लोअर, तो ऑप्शन था विसिल सीवीओ ब्लोअर का था सर, इसमें लिखा था कि क्या हम उस पर ये लिखेंगे कि विसिल ब्लोअर को जाना चाहिए या सीबीओ को जाना चाहिए या नॉर्मल कंप्लेन में जाना चाहिए, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन थे सर। हाँ नहीं तो थे। बेगर पार्डन सर, यही सही था, बेगर पार्डन। यही सही था सर, जो आप डाले ना यही सही था। संतोष ये जी क्या ये बताइए। कंप्लेंट ये सर क्वेश्चन था कि एनवलप पे आप क्या लिखोगे, अगर आप चिट्ठी लिख के भेज रहे हो, मतलब तो उस पे क्या लिखोगे, उसमें ऑप्शन मतलब चिट्ठी पे क्या लिखोगे, मतलब टॉपिक, मतलब हेडलाइन क्या रहेगा, ये ऑप्शन में था सर मतलब सर क्वेश्चन। सीधा सीधा ये था कि सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे हम कोई भी हाँ अपना हाँ, बैंक में लिखते हैं, यस, सब्जेक्ट क्या था, मतलब क्या लिखोगे हाँ सब्जेक्ट। तो सर यही था सर कि हम लोग लिखेंगे उस सर पे बिस्लर ब्रो, सब्जेक्ट हम का कोई लिखेंगे। मैटर नहीं था, उसमें यही था कि अगर हम कोई भी कंप्लेन कर रहे हैं तो किसको एड्रेस करके उसमें भेजेंगे, जिससे हाँ तो नाम वही पता तो पता नहीं चले। यही था कि वही हाँ तो किसको एड्रेस करेंगे। ठीक, आंसर भी सर एड्रेस स्पष्ट ही था उसमें, विसिल ब्लोअर करके ऐड करके था, वही आंसर था उसका, स्पष्ट था उसमें चलिए। आंसर। यस तो यस यस, देयर यू आर सर, देयर यू आर सर। तो आप देखिए, जब भी इसमें कंप्लेंट्स होते हैं तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है पीडीपी, जो सीबीसी को जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, तो उसमें लिखा था कंप्लेंट अंडर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। लेकिन बैंक के, बड़ौदा यूपी बैंक का पॉलिसी का जिक्र किया है, तो बड़ौदा यूपी बैंक की पॉलिसी में आप पढ़िएगा तो वहाँ पर कंप्लेंट अंडर विसिल ब्लोअर पॉलिसी करके इन्वेलप, क्लोज्ड इन्वेलप, सील्ड इन्वेलप के ऊपर ही लिखा रहेगा। तो जो उनके प्रॉपर डिपार्टमेंट में ये जाएगा, ऐसे आपके पॉलिसी में लिखा गया है। तो जिन साथियों ने ऐसा सर ये लिखा वाला होगा गलत तो हो गया। आंसर सही होगा। नहीं और सही है कुछ सर ये वाला। हाँ, आप अपना नोट करते चलिएगा, आपको स्कोर पता चल जाएगा, फिर मैं जी जी सर। आगे डिस्कस कर लेंगे। कर रहे हैं सर, व्हाट कर इज रहे हैं सर, कर रहे हैं। व्हाट इज द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप ऑन द डिपॉजिट सर्विसेज, बहुत ही ये पॉपुलर सही हुआ सर, सवाल है। ये तो सर सही है। डेबिट क्रेडिट सर, ये तो आपने सिखाया था सर। तो डेटा ये जो है पॉपुलर सीरीज का सवाल है जनरल बैंकिंग का। बैंक जो होता है डेटर होता है, कस्टमर जो होता है क्रेडिटर होता है। कैरेक्टर। डिपॉजिट में जब कोई ग्राहक आपके साथ एसोसिएट होता है तो वो पैसा रखता है, पैसा रखता है मतलब वो लेनदार हो गया, तो वो क्रेडिटर हो गया। और बैंक डेटर हो गया, देनदार हो गया। जब वो मांगेगा ग्राहक हम देते हैं, जैसा कि हमारे संतोष तिवारी जी और ये सब सर राज सर जी मुस्कुराते हुए पान खिलाते हुए उनको देते हैं। आ जाना दादा, पैसा लेने आना, पैसा लेने आएगा तो फिर वो पान लेके भी आएगा, है ना। तो पान लेके आएगा तो एक पान खिलाएगा, एक पान, जैसे मैं, मेरा तजुर्बा है, एक ग्राहक आता था हमेशा पान लेके ही आता था। तो एक छोटे छोटे पान रहते थे उसके, और वो पान देके जाता था, बड़ा अच्छा मीठा पान लेके आते थे। तो कहने का तात्पर्य है वो, बताने का ये है कि कस्टमर वो क्रेडिटर है, लेनदार है, जब उसके जरूरत पड़ेगी बैंक आएगा, हम देंगे। तो ये सभी साथी किए होंगे सही। एक आध दो साथी ने कहा सर ये भी गलत हो गया, उल्टा लिख दिया उन्होंने। उन्होंने बोले कि हमें लगा कस्टमर पहले पूछा है तो उल्टा लगा दिया। अब हाँ ये सर, उसमें दोनों तरह के ऑप्शन दे रखे थे, क्रेडिटर हाँ, डेबिटर, डेबिटर क्रेडिटर। जिसने इसलिए हाँ, क्वेश्चन सर सही पहले से नहीं पढ़ा देखा था, होगा पहले क्वेश्चन देखा था उसका उसमें कि गलत हो लिखा गया। क्या है, पहले बैंकर पूछा है कि पहले कस्टमर का पूछा है। पहले क्या पूछा था। पहले 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 सर सर बैंकर बैंकर पूछा पूछा था। था। बैंक पहले के हाँ, पूछा, बैंकर पूछा था। बैंक का। पहले बैंकर ही था सर। पहले बैंकर पूछा था। हाँ सर, जी जैसे सर। आपने लिखा है सर वैसे ही था। लेकिन एक दो साथी क्रेडिटर कर दिए हैं, क्योंकि बोले सर वो तो हमको पहले दिखा और उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिखा ही नहीं, हम आगे क्लिक करके आगे बढ़ गए थे और हमको लगा कि बहुत कॉन्फिडेंटली है, फिर बाद में नहीं देखा। सर, पहला ऑप्शन तो डेब्टर क्रेडिटर था, उसके बाद था क्रेडिटर डेब्टर। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एज पर आरबीआई पॉलिसी, व्हाट इज द कस्टमर लायबिलिटी ऑन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इफ इट इज रिपोर्टेड टू द बैंक आफ्टर 7 days ऑफ ट्रांजेक्शन 100 बाय द कस्टमर। 100%। 100%, ये कैसे आया था। 100% समथिंग
सर यही था क्वेश्चन, ऐसे ही था, लेकिन लिखा था सर ये पहला 100%। क्वेश्चन था, इसको पढ़ने समझने में मुझे 5 मिनट लग गए थे। नहीं अच्छा, सर जी, यहाँ पे कुछ दिक्कत सर। आफ्टर 7 डेज अगर कंप्लेंट नहीं करता है तो नो लाइबिलिटी सर। ना अगर मैं गलत हूँ सर। बैंक की नो 100% लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। लेकिन ये इसमें तो सर कस्टमर बैंक की की लाइबिलिटी कस्टमर की होती है। लाइबिलिटी पूछा था ना। उससे कस्टमर की पूछा था सर। सर नो लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी, क्योंकि सर 100% बोर्ड अप्रूवल था, एक ऑप्शन था 100% विद बोर्ड अप्रूवल। सर आफ्टर जी 7 जी डेज अगर वो कस्टमर नहीं बताता है तो क्या दिक्कत है? आफ्टर 7 डेज कस्टमर नहीं बताता है तो भले ही बैंक की गलती हो, लेकिन लाइबिलिटी कस्टमर की होगी। बैंक की 0 लाइबिलिटी, कस्टमर की 100% लाइबिलिटी। ये ऐसा पॉलिसी में कहा गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जब भी सर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है अनथराइज, तो अति शीघ्रता के साथ ग्राहक को बैंक में बताना चाहिए, क्योंकि वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाता है ना, तो बैंक वो हेल्पलेस सर हो जाएगा ना। बताए या ना बताए, 7 दिन के बाद लाइबिलिटी कस्टमर की होगी। कस्टमर की होगी। नहीं नहीं, सर एक कस्टमर गलत हो गया सर, देखो, एक अगर हाँ अगर कोई, मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई अनअथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो जाता है तो ग्राहक को जल्दी से जल्दी बैंक को बताना चाहिए। अगर ग्राहक तुरंत बता दिया, 3 दिन के अंदर बता दिया, तो ग्राहक की लाइबिलिटी 0, बैंक की लाइबिलिटी 100%। 3 दिन से ज़्यादा, मतलब 4 दिन से 7 दिन तक अगर रिपोर्ट करता है तो वहाँ पर एक लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी ग्राहक आ की जाती कुछ है। लाइबिलिटी है। लेकिन अगर 7 दिन के बाद बताता है तो फिर वहाँ पर ग्राहक की 100% लाइबिलिटी है। मतलब बैंक का फॉल्ट भी निकलेगा तो बैंक उसको मना कर सकता है, क्योंकि आपने 7 दिन के तो बाद सर, किया। तो और ये मेरा आंसर सर, ये मेरा फिर सही हो गया सर। सही हो गया। 0 लाइबिलिटी दिया है सर। नहीं तो कस्टमर की लाइबिलिटी पूछा था कि बैंक की लाइबिलिटी पूछा था, ये बताओ पहले। कस्टमर का कस्टमर की पूछा था पूछा था सर। सर, कस्टमर की। सभी लोगों ने तो हाँ यही लिखा सर। भी था कस्टमर की सर, लाइबिलिटी लिखा है। भी था। अरे सर लिखा 4 भी बार था पढ़ा था सर, यही 100% देखने के विथ लिए। बैंक अप्रूवल समथिंग करके कुछ लिखा था। हाँ, सर 4 के 7 में कितना होगा सर? क्या चीज? 4 डे, 4 डे से 7 डे के बीच का लाइबिलिटी कितना होगा? 4 डे से 7 डे में जो कस्टमर की लाइबिलिटी होती है, अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो 5,000 तक की लाइबिलिटी होगी। मान लीजिए हाँ 25,000 का नुकसान हुआ है तो 5,000 कस्टमर भरेगा, 20,000 बैंक भरेगा। अगर सामान्य खाता है तो कस्टमर की लाइबिलिटी 10,000 होगी। और अगर गिफ्ट 25 लाख कार्ड में। से ऊपर के लिमिट्स वगैरह में है, या 5 लाख से ऊपर की क्रेडिट कार्ड है, तो वहाँ पर 25,000 की लाइबिलिटी होगी कस्टमर की। मान लीजिए 1 लाख का नुकसान हुआ तो 25,000 कस्टमर देगा और 75,000 बैंक भरेगा। ये पॉलिसी में क्लियर कट किया है। और अभी अनथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए इनमें सवाल पूछ रहा है। लेकिन ये वाकई में बड़ा थोड़ा घुमावदार सवाल आपसे पूछा, और बहुत सारे साथियों ने कहा कि लंबे लाइंस के साथ ये पूछा गया था। फिर भी आप लोग का अगर बेसिक फंडा क्लियर है ना, तो कैसे भी घुमा ले तो फिर आप लोग कर ही लेंगे। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। मतलब इतना कि घुमा घुमा के देगा तो समझने समझने में समय लगेगा। तो इतना किस घुमा के देगा सर तो भगवान का ही आसरा है फिर तो। हाँ, किस्मत इस है हाँ वो हमारी, जो तेरा फैसला है, सारे जहां के मालिक। मतलब देखिए, अभी इसी सेशन में एक साथी अलग तरीके से समझे हैं, एक साथी अलग से। वो तो आप लोग का बता रहे हैं, उसके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि ये मेरा सही है। लेकिन रिटर्न अच्छा गया सर। इसमें सर एक चीज और ऐड किया था उन्होंने, हम्म थोड़ा सा लंबा किया था कि मतलब ये बाई सिस्टम मिस्टेक, सिस्टम के एरर से ये गलत ट्रांजेक्शन हुआ है, इसलिए लंबा क्वेश्चन कर दिया था। सर उसमें ये था, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँ कि जो तीनों स्टेज हैं 5,000 और 10,000 और 25,000 वाली, वो भी उसी क्वेश्चन में ही डिक्टेट कर दी थी, और फिर अच्छा, उन्होंने लाइबिलिटी पूछी थी सर। इस वजह से वो सर 4 साढ़े 4 लाइन का क्वेश्चन हो गया था। बहुत बढ़िया। चलिए, फिर भी आपने अच्छा किया है ना। जी सर बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। RRBs आर अलाउड टू ओपन द सेविंग अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। कुछ ऑप्शन दिए थे वहां पर, और बोला गया जी था सर। इन में से किनका सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो उसमें ऑल ऑफ द था। ऑल ऑफ द अबव था, ऑल ठीक ऑफ है, द खादी सर, विलेज का था, और भी केवीआईसी कई था। लोग थे।
और जहाँ ऑल ऑफ और द अबव था, मैंने बताया था जहाँ ऑल ऑफ द अबव था उसको सवाल को मत पढ़ना, तो इसलिए लोगों ने पढ़ा नहीं, ऑल ऑफ द अबव लगा दिया और सही आंसर हो गया। उसमें खादी बोर्ड्स के थे, KVIB के थे, फिर और HUF का था, क्या क्या था ना? HUF था। हाँ HUF पार्टनरशिप था। फर्म था, प्रोप्राइटरशिप था। एक कोई वी करके था सर, कुछ ऐसे। पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह कहाँ सेविंग अकाउंट उसमें खुल नहीं गए? नहीं, पार्टनरशिप नहीं था। हाँ, सर उसमें सेविंग प्रोप्राइटर सर का कुछ था ऐसा ऑप्शन एक। नहीं, तो प्रोप्राइटर सर भी उसका सेविंग सर जो भी था अकाउंट। लेकिन लगाया ऑल ऑफ द अबव था। हाँ, ऑल ऑफ द अबव भी, तो फिर डिस्कस मत करिए, उसमें कुछ गलती होगा फिर डिस्कस करने का, है ना? तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। हाँ, वॉलेंट्री और बाई नहीं। वैसे मेरे पास आए भी हैं क्या क्या था करके लिखा हुआ है, तो मैं देखा सब में खाते खोल सकते हैं, है ना? तो सेविंग अकाउंट वाले जो वीडियो था उसमें देख लीजिएगा, तो उसमें भी मैंने जिक्र किया है क्या क्या खोल सकते हैं। तो जैसे कि वहाँ पर क्या क्या आए थे उसमें जिनमें खाते खोल सकते हैं। KVIB था, फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट जो क्रेडिट सोसाइटी है उनका था, है ना? करता HUF का जो करता है वो था, ये सारी चीज़ें, तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। अगला सवाल चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या है? फॉर विच लोन इज टू बी गिवन फॉर द फॉर्म मैकेनाइजेशन, फॉर्म मशीनरीज के लिए फॉर्मर क्लब है, ट्रैक्टर, साथी लिख रहे हैं। हाँ, तो ट्रैक्टर ये था सर इसका। ट्रैक्टर था, बताइए। वेरी गुड, ये वेरी भी गुड। वन लाइनर क्वेश्चन होगा, है ना? सर नहीं, 1.5 लाइन का क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, लेकिन इसका एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर मशीनरी करके आंसर था, वही था इसका। हाँ, दो सर मेरे को 1.5 मिनट लग गए, ट्रैक्टर पे ट्रिक मारा मैंने सर। अरे वाह, वो तो ऐसे ट्रैक्टर वैक्टर फोटो डाल के दे देना चाहिए, क्यों? जैसे अभी हमने दिया है ट्रैक्टर लगा के। तो ट्रैक्टर या हार्वेस्टर, ये फॉर्म मशीनरी का, और ये ना सभी एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है। अभी आने वाले आर्यव्रत बैंक का एग्जामिनेशन है, दूसरे बैंक का है, तो उनमें जरूर उसमें भी यही सवाल पूछेगा कि लोन इज टू बी गिवन फॉर फॉर्म मैकेनिज्म, किसके लिए, कौन सा एसेट के लिए देते हैं? वो ट्रैक्टर लोन या हार्वेस्टर लोन देते हैं एक तो एग्रीकल्चर। लाइफ लाइन ही दे देते सर, फोन अ फ्रेंड वाली, काम हो जाता। हाँ हाँ, सही बात है। सर ये आप एग्जाम के पहले भी बताए थे किस पे क्वेश्चन आता है। हाँ, एक सवाल ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अकाउंट कैन बी ओपन एज ए पर्सनल कैटेगरी। पर्सनल कैटेगरी में कौन सा अकाउंट खुलेगा? HUF का, फॉर्म का, कंपनी का, इंडिविजुअल का? तो इसको सभी मैक्सिमम साथियों ने इंडिविजुअल टिक किया है और उनका सही हुआ है। कोई साथी है इनमें किसी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है कि ये क्वेश्चन किस तरह से आया था? कोई बता पाएगा? याद आ रहा है ये क्वेश्चन? तो उसमें पर्सन को डिफाइन करने के लिए कहा गया था, और फिर ऑप्शन थे उसमें। क्वेश्चन, सर क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि कौन पर्सन हो सकता है अकाउंट खोलने में, क्वेश्चन ये बनाया था सर। अच्छा, तो इंडिविजुअल हो सकता है ना? ऐसा था। सर उसमें ये था सर कि आप इन ऑप्शन में से सर क्वेश्चन ये था कि इन ऑप्शन में से आप किसे एक पर्सन के रूप में मानेंगे। हाँ, ये था क्वेश्चन सर। इंडिविजुअल, है ना? इंडिविजुअल तो मुझे लगता है सर ऑप्शन में ही हाँ नहीं सर, था। हमने किया इंडिविजुअली है। इंडिविजुअल का ऑप्शन कितना था? उसका ऑप्शन ही नहीं था सर, उसका ऑप्शन ही नहीं था सर। क्या ऑल ऑप्शन ऑफ द था? अबव होगा। क्या ऑप्शन था? एक HUF करता का था और सर ऑप्शन। और इनकी KYC पॉलिसी के अनुसार सारे ऑप्शन थे सर, सब सही थे सब जो है। अच्छा, इसमें ऑल द अबव भी था सर। ऑल द अबव था। आल जी सर, और ये सर वही लगा दिए। फॉर्म कंपनी वगैरह नहीं था? नहीं, सर फर्म था कंपनी भी था। सर ये सारे पार्टनरशिप ट्रस्ट ऑप्शन भी थे, था, इसमें ट्रस्ट शायद भी इंडिविजुअल नहीं था, था। ट्रस्ट भी सर था उसमें। क्वेश्चन था कि एज पर KYC पॉलिसी अ पर्सन इज डिफाइंड एज, और उसमें ये जी सारे सर। ऑप्शन थे, HUF फर्म कंपनी ऐसे करके, हाँ, और ऑल ऑफ द अबव। सब डिफाइन होते हैं, जैसे हाँ सर, वो जो क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था कि KYC एज पर पॉलिसी में, KYC पॉलिसी। हाँ, पर्सन जो है वो इनको भी डिफाइन करते हैं। इंडिविजुअल फिर का सर उसका, ऑप्शन ही नहीं था उसमें। हाँ, फिर उसका उससे बेनिफिशियल सर बेनिफिशियल इसका ओनर आंसर देखते हैं। ऑल ऑफ द अबव था शायद इसका आंसर। चलिए, बहुत यार बढ़िया। अगला सवाल चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल अल्ट्रेशन। तो मटेरियल अल्ट्रेशन से हर एक एग्जाम में सवाल आता है, मटेरियल अल्ट्रेशन किन में से कौन नहीं है? तो मटेरियल अल्ट्रेशन कौन कौन सा नहीं है? अगर उसमें बियरर चेक है, बियरर को ऑर्डर कर दिया, तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। तो मटेरियल अल्ट्रेशन
मैं नहीं है पूछा था सवाल, आप लोग बता पाएंगे सर कि इस आंसर इस टाइप से नहीं था उसमें। उसमें ऐसे सर था कि आंसर में डेट और आपने नाम लिख दिया तो नहीं है, या फिर आपने क्रॉसिंग कर दिया तो नहीं है। तो उसका आंसर यही था, डेट और नाम लिख दिया तो वो नहीं है सर। नहीं नहीं सर, इसका सही आंसर नहीं था नहीं, ये नहीं क्रॉसिंग था सर सर। एंड डेट ओपन चेक। डेट तो सर नहीं मटेरियल सर, इंटरेक्शन होता है सर। हाँ, नहीं, और डेट चेक सही पे नहीं आंसर लिखी है सर तो। इसका क्रॉसिंग एंड ओपन चेक। विच ऑफ द हाँ फॉलोइंग इज ये नॉट एन क्रॉसिंग मटेरियल ओपन चेक था, अल्टरेशन? ये भी था सर ऑप्शन। हाँ सर यही क्रॉसिंग सही एंड कह रहे हैं, ओपन क्रॉसिंग चेक वाला ये जो वाला ऑप्शन सही था था। वो सही था सर। ओपन टू क्रॉस चेक सर का था आंसर इसका, कि कोई क्रॉसिंग एंड ओपन ओपन चेक है चेक उसको ये क्रॉस करके ऑप्शन करेंगे, था। वो ओपन मटेरियल चेक को अल्टरेशन नहीं क्रॉस होगा। करेंगे तो इसका वो इसका ऑप्शन था जनरल क्रॉसिंग विद कैंसिलेशन। ये दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा, तो ये जो सर है, सेम टू सेम 2 क्वेश्चन थे सर इसमें। हाँ हाँ आएगा आएगा, आहिस्ते आहिस्ते वो सवाल भी आएंगे। अभी वाला सवाल ये मटेरियल जैसे कि हमारे साथ, क्योंकि आप लोग तो एग्जाम दे के आए हैं इसलिए मैं आप लोग के बातों को भरोसा भी कर रहा हूँ। तो उसमें कई साथियों ने यही बताया कि ओपन चेक है उसको क्रॉस कर दिए तो वो मटेरियल अल्टरेशन नहीं कहलाएगा, ऐसे ही आया था ना। हाँ सर जी यही। सर। तो ओपन चेक मतलब बेरर चेक था, अब वो सर क्रॉस यही कर दिया ऑप्शन तो था, अल्टरेशन हो गया। क्रॉसिंग टू ओपन चेक। ठीक है, ये मटेरियल अल्टरेशन नहीं है, है ना। चलिए अगला सवाल है, इफ कस्टमर हैज नॉट रिसीव्ड द रिप्लाई रेजोल्यूशन फॉर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द बैंक, देन द कस्टमर कैन रेज द इशू ये तो सर एक दिन पहले ही पढ़ाया था आपने 30 डेज। इंटीग्रेटेड 30 डेज, 30 डेज। 30 डेज। ये तो सर जो आपने रात में क्लास ली थी उसी क्लास में बताया था। बहुत बढ़िया। तो 30 डेज तक अगर रिप्लाई नहीं मिला तो वो ओम्बुड्समैन तक जा सकते हैं। ये जो है आप लोग सही किए होंगे, और सबके कोई साथी ऐसा नहीं मिला जिसने इसको गलत किया, क्योंकि 30 डेज इतना सबकॉन्शियस माइंड में बैठा पड़ा है कि हम सर उसमें, और दूसरे क्वेश्चन में भी सब 30 डेज लगा के आते हैं, क्योंकि उसका जो पेनिट्रेशन है वो 95% है। अगर 30 डेज का है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने बैंकिंग में क्वेश्चंस आते हैं उनके ज़्यादातर जो है 30 डेज आते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इफ ड्यू डेज इट नॉट मेंशन इन बिल ऑफ एक्सचेंज देन इट शुड बी पेबल ऑन। तो ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। जब डिमांड किसी पेमेंट ऑन डिमांड। ऑफ एक्सचेंज में डेट नहीं लिखा हो तो वो क्या है, पेबल ऑन डिमांड है। इसका आंसर लिखना छूट गया, पेबल ऑन डिमांड है। तो ये जब डिमांड करा जाएगा उसको पे करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ये कैसा पूछा गया था, ऐसे फुल सर फॉर्म ऐसे ही था, ऐसे ही था। ठीक हाँ है सर, फॉरेन फॉरेन एक्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट मैनेजमेंट एक्ट था इसका। सेम टू सेम था सर। कि एक पहला ही ऑप्शन था एक सर। अक्षर को पूछा गया था, एक की एफ क्या है, ऐसा नहीं ना। ना नहीं सर, नहीं पूरा सर फुल पूरा फॉर्म फुल था। पूरा फॉर्म पूछा था। गया था। अच्छा, पूरा पूछा गया था। तो फेमा का आप लोग सब बना ही लिए होंगे, है ना। फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मैनेजमेंट एक्ट, है ना। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में सरकार के द्वारा एक अधिनियम आया, जिसमें कि जो विदेशी व्यापार हम लोग करते हैं उसमें ना भुगतान को सुविधाजनक बनाया जाए, या भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित किया जाए, उसका विकास और उसको सरलीकृत किया जाए, और उसके रख रखाव को कैसे अच्छे से समेकित भाव से उसको सुधार किया जाए ताकि हमारी जो विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़ोतरी हो। इसके लिए इन्होंने एक प्रबंधन अधिनियम लाया। पहले था रेगुलेशन, थोड़ा वो कठिन था रेगुलेशन जो है उसमें, अब आया प्रबंधन। ये विदेशी व्यापार को फैसिलिटेट करता है। तो इसके लिए इसको जो है पूछा गया होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और सभी साथी इसको सही किए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, where the delay of outstation check is beyond how many days, interest will be paid at the rate of applicable for term deposit for the respective period। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई चेक कलेक्शन में 14 दिनों नहीं सॉरी कितने दिनों से ज़्यादा का डिले होगा तो आपको एफडी का रेट की दर से डिलेड पीरियड का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन। तो आउट स्टेशन जो चेक होते हैं मैक्सिमम, अगर आउट स्टेशन चेक देखेंगे तो 7 दिन के अंदर स्टेट कैपिटल है, मेजर सिटीज़ में 10 दिन, और अदर सिटीज़ में 14 दिन में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर डिले 14 दिन तक हुआ तो जो डिलेड पीरियड है उसका हम सेविंग के इंटरेस्ट से पैसा देते हैं कंपनसेशन। अगर 14 दिन से ऊपर हुआ तो फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट का जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है उस पीरियड के लिए वो लगा के देते हैं। और अगर
14 से 90 डेज से भी ऊपर हो गया तो टर्म डिपॉजिट प्लस 2% देते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा है टर्म डिपॉजिट का रिस्पेक्टिव पीरियड का रेट देना है, तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं 14 दिन। तो आप सभी इसको किए होंगे। ये जरा कैसे आया था, इतना आसान आया था कि थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था राजकुमार जी? रविंद्र नहीं जी? सर ऐसा ही था, सर ऐसा ही था। नहीं सर सही है ऐसे ही सर, था, ऐसे ही था। ऐसे ही था। ऐसे ही था। यार तो कोई इसमें इसमें भी ये लेकिन बताएगा कई कि लोगों इसमें ने 10 दिन गलती का कर ऑप्शन दी नहीं है। था क्या? जी कई लोगों ने इसमें इसमें भी गलती कर दी है। 10 दिन का भी ऑप्शन था क्या इसमें? नहीं इसमें नहीं 21 का ऑप्शन ऑप्शन नहीं है होता है, सर, 21 लेकिन डेज। 14 डेज ही आंसर था। आंसर भी, क्वेश्चन भी सर इसी टाइप से था बिल्कुल। सर क्वेश्चन तो था लेकिन इसमें 21 डेज भी ऑप्शन था। हाँ कोई बात नहीं, ऑप्शन तो मैंने बनाया है ऑप्शन मैंने बनाया, वहाँ वैसे अपना 14 अलग दिन हो ही सकता सही है। था सर। ऑप्शन वहाँ अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे जो साथी जो क्वेश्चन भेजे हैं वो तो सिर्फ क्वेश्चन लिख के भेजे हैं, आंसर ये ऑप्शन तो मैंने बनाया है, लेकिन सही जो इसका है 14, कई साथियों ने थोड़े गलत भी इसको कर दिए हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हाउसिंग लोन फॉर 25 साल। ओल्ड हाउस रिलेटेड, ये क्या चीज पूछा गया था इसमें? इसका क्लियरिटी नहीं आया सवाल का। इसमें सर सर ये ये कहा पूछा गया था था कि कि हाउसिंग लोन में कि कितने कितना साल पुराना ले पुरानी सकते हैं? यूनिट होगी तो उसका मतलब नहीं लेंगे, तो 25 साल वाला था सर उसमें। अच्छा कि कितने साल सर्कुलर से तक था ये ज्यादा क्वेश्चन सर। पुराना होने पर हम लोन नहीं दे सकते। ठीक है, तो तो कितने हमारे साल यहाँ पहली 25 लाइन साल है है। सर 25 हाउसिंग साल लोन है की। सर। हाउसिंग लोन की पहली लाइन है? ओके ओके, जी सर। चलिए तो ये ने सर लिखा था आवास ऋण योजना के तहत ओल्ड होम एज का जो है कितने मतलब वो कितने साल तक का लोन करेंगे ऐसे कुछ करके दिया था। तो अगला मैं इसमें सवाल को जो एक सेशन में मैं ऐड कर दूंगा, जो सवाल है उसमें आप लोग कोई साथी सवाल मुझे भेज दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, वह एक क्वेश्चन आया था प्रीमाइसेस पॉलिसी में, प्रीमाइसेस पॉलिसी से कौन सा सवाल आया था? सर इसमें पूछा था कि जैसे वो कैसे उसका बढ़ाते हैं प्रीमाइस पॉलिसी में, जैसे रेंट रेंट कितने कैसे साल में और बढ़ाते हैं कितना सर। परसेंट बढ़ाते हैं ये पूछा था। हाँ ये सर तो पढ़ाया था क्वेश्चन कि में ये था सर कि प्रीमाइसिस पॉलिसी में 5 साल के बाद उसे कितना इंक्रीमेंट देते हैं सर, तो 15% नहीं ये नहीं था। फॉर 5 इयर्स था, इस टाइप से था क्वेश्चन सॉरी सर सर बेग योर पार्डन सर। सर बोलिए। क्वेश्चन था कि हम प्रीमाइसिस का रेट कितने साल में बढ़ाते हैं। ऑप्शन था सर 3 साल, परसेंटेज था 5%, 10%, 15%, 20%, 3 साल, 5 साल, उसमें ऑप्शन। और सर ये मेरा गलत हो गया राइट, ये पॉलिसी मैंने पढ़ी नहीं, गलती हो गई। और राइट ऑप्शन था सर 15% और 5 साल में। हाँ वही तो बता रहे हैं, वैसे ही बता रहे हैं ये पढ़ा कि नहीं सर, जो, गलती हो गई सॉरी। कोई बात नहीं। प्रीमाइसेस जो है वो उसका रेंट जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसका परसेंटेज पूछे, रेंट कितना इंक्रीज होगा, और उसका जो लीज पीरियड होता है 5 साल है तो कितना बढ़ेगा, 3 साल है तो कितना बढ़ेगा, तो 5 साल में 15% राइट मैच है आपके पॉलिसी के हिसाब से, वही आंसर है। तो इसको भी सारे साथी सही नहीं कर पाए, मतलब मैक्सिमम साथी जो है उनका गलत हो गया है। एक गलत कल है। आरे वाले भी नहीं कर पाए 10% सर, आरे वाले भी नहीं कर 15% पाए। सर सही तो है सर, आप मैंने यही लगाया था 15% 5 साल में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर, ये इन हाउ गलत मेनी है। डेज रीजनल ऑफिस विल सेंड द ये आरबीआई भी गलत हो गया। रिपोर्ट टू द ब्रांच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन? आपकी ब्रांच इंस्पेक्शन का आपके ब्रांच का ऑडिट इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद ऑडिटर जो है मैनेजमेंट को रिपोर्ट देता है रीजनल ऑफिस को, रीजनल ऑफिस ब्रांच को कितने दिनों में भेजना चाहिए, सर ये इसमें 7 दिन से ऊपर का कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ही नहीं था सर। 7 दिन, 4 डेज, 3 डेज, इस टाइप से थे। 15, 30, 60 थे ही नहीं सर उसमें। कोई था तो ही नहीं आपके सर। आपके 3 पॉलिसी डेज में आंसर है सर इसका। सर बेग योर पार्डन सर। सर ऑप्शन में मेरे दोस्त ने बताया 7 दिन था, अब मैंने 5 मारा, 2 दिन भी था सर, 2 दिन भी था। और मैंने सर 5 मार दिया क्योंकि मैं फ्रॉड वाले में चक्कर में वो चक्कर में फंस गया था। सर ऑप्शन 7 दिन सही है, वो आज ही पता लगा मुझे, ब्रांच गया था तो 7 दिन सही है सर। ये मेरा गलत हो गया सर। कोई बात नहीं है ना। तो कुछ ये जो है ऑप्शन आया था, हमारे प्रभाकर जी बोल रहे हैं 7, 5, 3, 2 हाँ ऐसा। सर, हाँ सर। अरे सर इसको पढ़ने के बाद तो यही लग रहा था कि इसमें 30 और 15 60 तो दिख ही नहीं रहा है, 7 दिन फिर वही सबसे बड़ा दिखा तो वही लगा दिया।
नहीं दिन नहीं सर, लगाया पता है हमने। ये पॉलिसी का मेरे पास आ गया, इसका आंसर 3 डेज है सर, साफ साफ लिखा है उसमें क्वेश्चन उसमें। नहीं सर जी, पॉलिसी बोलो तो अभी मैं भेज दूं आपको व्हाट्सएप पे, नहीं नहीं मैं नहीं, आपको झगड़ा नहीं संतोष जी वो भी सर बैगर हम ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। यहाँ क्या सर है, तो मतलब बहुत 7 दिन है सकारात्मक सर, 7 दिन है सर। मैं हुआ कि फ्रॉड वाले में फंस गया ना, मैं फ्रॉड वाले कोई में फंस गया कोई था। बात, आप फंस गए, आप जवान आदमी हैं, वहाँ फंस से निकल भी सकते हैं, लेकिन हमारे वो प्रभाकर जी वगैरह थोड़ी फंस सकते हैं, वो तो सिविलियंस हैं, आप मिलिट्री मैन है ना, मिलिट्री मैन है, सॉरी आप सर, नहीं सॉरी फंस सर। के निकल जाओगे है ना। तो आपको फंसना बनता है, आप फंसते रहिए और निकलते रहिए, फंसते रहिए निकलते रहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बात रखता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। सभी चुने जी हुए सर, जी सांसद सर, हैं हमारे, सर सर और सब ना सर सब सर उत्तर प्रदेश से आते हैं, सबके पास उत्तर है, तो इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं। फिर अभी सर जब 7 दिन है सर, सर आप 7 लोग का दिन है सर। रिजल्ट निकलेगा तो मैं भी उत्तर प्रदेश आऊंगा, मुझे भी कुछ उत्तर चाहिए, तो मैं आप लोगों से मतलब प्रश्न लेके आऊंगा, उत्तर प्रदेश में बढ़िया मिलेंगे, और प्रश्न उत्तर पकाएंगे और उसको खाएंगे, एक दिन गेट टुगेदर करेंगे उत्तर प्रदेश में, है ना। तो जो आसपास की सिटी होगी जहाँ पर ज़्यादातर लोग होंगे, हम इकट्ठा करेंगे, लखनऊ वखनऊ कहीं पर भी, है ना। तो यहाँ पर जो है जैसे किसी साथी ने कहे कि उन्होंने पॉलिसी देखा है, तो कोई बात नहीं, एक बार पॉलिसी देख के थोड़ा वो पर्टिकुलर पेज ग्रुप में डाल दीजिएगा तो उसको करेंगे, है ना। क्योंकि राइट सर, सवाल राइट सर, राइट सर, राइट सवाल सर। अभी आए हैं, और सारी चीज़ें जो है वो ओपन, आप इसको देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग मार्क करते हैं 15 नंबर को, ठीक है। क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, जैसे ही ऑडिटर अपने टाइम पीरियड के बाद ऑडिट करके जाता है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट अपने ऑडिट ऑफिस में देता है, ऑडिट अपने हेड ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट को। फिर वहाँ से उन लोग स्टडी करके जो है एक कॉपी जो है वहाँ भेजते हैं अपने मैनेजमेंट को। क्योंकि इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य ही यही है कि ब्रांच में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें अनियमितताएं हैं, उनको मैनेजमेंट को बताना। तो मैनेजमेंट के पास थोड़ा पढ़ने लिखने का समय होता चाहिए, इसीलिए फिर मैनेजमेंट पढ़ के उसको ब्रांच को भेजेगा, और फिर उसके बाद उसका कंप्लायंस कराएगा, उसको क्लोजर कराएगा, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेगा उस को ठीक करने में, क्योंकि वो रिस्क मिटिगेशन की पूरी एक्टिविटी है। तो कोई नहीं, हमारे एक साथी जो है बोला है उन्होंने सर्कुलर देने के लिए, तो दे देंगे, देख लेंगे उसको। अगला है, एक क्वेश्चन आया था रिकवरी पॉलिसी से, क्या क्वेश्चन आया था, रिकवरी पॉलिसी में ओटीएस से रिलेटेड था क्या? नहीं सर, ऐसा था कि कौन सा इसमें से वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है लोन के लिए, तो वो ऐसे नहीं बताए थे आप, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट नहीं है, वही हाँ क्वेश्चन हाँ था हाँ सर। कॉम्प्रोमाइज वाला ऑप्शन था सर इसमें। अच्छा, इसमें कॉम्प्रोमाइज वाला ऑप्शन था। लीगल प्रोसेस नहीं है हाँ, लीगल प्रोसेस सर, लीगल प्रोसेस। मतलब उसमें ये आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिकवरी का लीगल प्रोसेस नहीं है, तो वो है वन टाइम सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। कॉम्प्रोमाइज उसमें सर सेटलमेंट, सारफेसी जी ऑप्शन जी। था, डीआरटी ऑप्शन ऑप्शन था, डीआरटी भी ऑप्शन था, और ओटीएस भी ऑप्शन था, तो ओटीएस वाला था इसका आंसर। बहुत बढ़िया, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है, अच्छा सर किया। ये सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर भी आया था, ओके। और एक आया था, एज पर द जी केवाईसी सर। गाइडलाइन, एसएमई यूनिट्स जो होते हैं या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं, उनके अगर एनुअल टर्नओवर कितने से ज़्यादा हो जाए तो उसको हाई रिस्क में देते हैं। क्योंकि देखो, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क में कैटेगराइज करते हैं, तो जो लिमिटेड कंपनीज हैं इनको जो है मीडियम रिस्क में रखा जाता है, लेकिन इनका टर्नओवर कितना हो जाए, उससे एक्सीड कर जाए, तो वो हाई रिस्क में चला जाता है। कोई साथी ये सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा आया था ये सवाल? सर ऐसे ही था क्वेश्चन। ऐसे ही था, ऑप्शन क्या क्या थे? यही ऐसे ही ऑप्शन था थे। सर, 10, 25, 50, 100, लेकिन तो इसको क्या लिखे आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने? इसमें क्या कोई 75 का भी ऑप्शन था? 75 का भी था। सर 25, 25 लिख दिए सर। ज़्यादातर लोगों सर ने मैंने ना इसको 50 50 50 लिख के आ गए हैं, 50 करोड़, 50। हाँ सर, ये गलत हो गया, मैंने भी 50 हाँ किया है उसमें, ये गलत हो गया। सर मैंने 25 लिखा है। हाँ, अरे तो 25। भैया बधाई हो, एक सही हो गया आपका। भाई हो गया है 25। तो 25 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर होता है तो उसको हाई रिस्क में कैटेगराइज करते हैं, प्रॉपर निगरानी करने के लिए। तो ये जो है, वैसे ज़्यादातर साथी जो है 50 करोड़ जो है वो लिखा हुआ है। अब एक साथी और लिख रहे हैं कि 50 ही सही था, सर्कुलर में कहता है, बीयूपीबी का सर्कुलर है, तो ये वो मेरा गलत सर्कुलर हो भी गया एक बार था। देख लीजिएगा, डिस्कशन का पार्ट है। जिस साथी के पास सर्कुलर है वो भेज दीजिएगा ग्रुप में, तो हम उसको भी स्टडी कर लेंगे, क्योंकि ये केवाईसी की पॉलिसी में 25 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर बताता है। ठीक ये है। मेरा गलत हो गया सर, 50 करोड़ मैंने ये 50 करोड़ मैं वैसे डाला सर था। ये
एसएमई नहीं था, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या किसी और का था, ये एसएमई का नहीं था सर, एनुअल टर्नओवर वाला। ये था करंट अकाउंट का, था करंट अकाउंट का। जी सर, नहीं नहीं, करंट अकाउंट करंट का था अकाउंट ये। नहीं, करंट अकाउंट का ही था, सही का ये। अच्छा, हाँ लेकिन ये एसएमई का नहीं था, और आंसर उसका सही करंट सर अकाउंट में 50 सर पूछा करोड़ गया था उसमें। सर ये असेंबली में हाँ, किसी पर्टिकुलर का तो 50 करोड़ ही है ये सर। असेंबली में 50 करोड़ नहीं है सर, 50 करोड़ है सर, ये चेक कर चुका हूँ सर, बेग योर पार्डन सर। क्या कहाँ बाकी चेक कर लिए? सर जी चेक कर लिया सर, गलती हो गई, चेक कर लिया सर जी। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे साथ संतोष जी हैं, एकदम सब तुरंत चेक करके एकदम पक्का करके दे रहे हैं वो, है ना? तो सर कोई 9 बात नहीं, क्वेश्चन गलत है। इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार और चेक करके फिर डिस्कस करेंगे, यस क्योंकि सर। आप लोग एग्जाम दे के आए हैं और कई साथी व्हाट्सएप में भी सवाल भेजते हैं, तो तुरंत क्रिएट करना और ये डिस्कशन करने से फायदा होता है कि क्या सवाल आया था। आपका कहना है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऐसा कुछ आया था, क्या आया था? लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आया था, लिमिटेड कंपनी थी सर कोई। टर्नओवर पूछा। करंट अकाउंट करंट अकाउंट में अगर कुछ अगर पैसा इतना बढ़ जाता है तो कहाँ मतलब कितना लिमिट करंट अकाउंट से रिलेटेड था सर। ओके, करंट अकाउंट से रिलेटेड था। यस सर, यस सर। मुझे तो याद भी नहीं किससे रिलेटेड था, इतना पता है कि ऑप्शन यही थे। 50 करोड़। चलो मैं इसको गलत मान चुका हूँ। मान चुके आप तो? 5-6 तो गलत मान लिए तो अच्छी बात है, कम से सर कम। 9 सर, 9 सर, 50 तो आपके पढ़ाई लिखाई आराम से गए, 50 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई। और उसमें हाँ, 2 राइट हो गए हैं, कोई बस बात नहीं, बाकी सब आपका सब राइट आशीर्वाद होगा। है। आगे मतलब चीज़ें राइट होंगी। यहाँ पर लिख रहे हैं हमारे जी 25 करोड़ 30 करोड़ जो आया था वो और 50 करोड़ ऐसा कुछ आया था कंपनी के केस में। तो हमारे एक साथी जो हैं पॉलिसी का कुछ हिस्सा डाले हैं कि इंडिविजुअल के केस में 10 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर होता है तो वो, सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 करोड़ 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर होता है तो वो हाई रिस्क में जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। और सर कंपनी के केस ऑप्शन में में सर, ऑप्शन में 100 करोड़ नहीं था सर, 40 करोड़ था, 20 करोड़ था, 10 करोड़ था, 50 करोड़ था। 75 करोड़ था। ठीक है नहीं सर, ऑप्शन 25 करोड़ का ऑप्शन था, और सर उसका आंसर करंट अकाउंट के फेज में था कि करंट अकाउंट में था सर वो, ठीक है, एसएमई नहीं था सर। और देख लेंगे इसको ना। ठीक है, जी सर। ओके सर। अपना लिमिटेड कंपनी के केस में देख लेंगे, कल भी डिस्कशन करेंगे उसमें जो चीज़ें, जैसे अभी तक के 2 क्वेश्चन थोड़े विवादित है तो उसको हम लोग कर लेंगे। हाइपोथिकेशन चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन फॉलोइंग एसेट्स, नहीं यहाँ पर ये फंसा दिया सर। हाइपोथिकेशन जो है कैन नॉट बी क्रिएटेड ऐसा था शायद, है ना? ये हाँ सर, कैन नॉट सर जी सर। शेयर एंड डिबेंचर था। नॉट हाँ वाली क्वेश्चन सर बहुत सारे थे। नहीं सर, उसमें बुक डेप्ट था ना आंसर। उसमें सर बुक ये डेट था था कि सर। हाइपोथिकेशन चार्ज किस पर नहीं है, तो एक ऑप्शन था सर लीन एंड डिवेंचर वाला सर, जिसपे कि लीन वो शेयर एंड कुछ बुक, डिबेंचर, शेयर हाँ एंड सर उसमें डिबेंचर लीन था, लगता है शेयर सर, एंड डिबेंचर। तो वो शेयर एंड आंसर था। डिबेंचर सर शेयर एंड डिबेंचर आंसर होगा कि बुक एंड डेप्ट शेयर आंसर एंड होगा इसका? डिवेंचर सर था, उस पे नहीं, लीन लगता है। बुक डेप्ट पे हाइपोथिकेशन, मतलब उसमें क्या होता है कि शेयर और डिबेंचर पे नहीं लगेगा हाइपोथिकेशन। बुक डेप्ट हाँ पे सर क्या यही था होता है, उसका, बिल्कुल। बुक डेप्ट इसलिए होता है क्योंकि बुक डेप्ट में स्टॉक को उधारी में बेच दिया रहता है, तो शेयर उसमें, डिवेंचर सर लीन लगता है ना। हाँ शेयर एंड डिबेंचर में जी। प्लेज या लियन लगता है ना। तो यहाँ पर इसको इस तरह से पढ़ा जाए, हाइपोथिकेशन जो है, इसको मैं जब फाइनल आएगा तो इसको मैं सुधार दूंगा। तो हाइपोथिकेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड फॉलोइंग एसेट्स, तो वो शेयर एंड डिबेंचर है, यहाँ पर कैन नॉट है, इसको पढ़ा जाए कैन नॉट। सर एक जगह पढ़े थे गलत बुक हो गया डेप्ट में असाइनमेंट लगता है। सर, बुक बुक डेट का डेप्थ ही हमने असाइनमेंट लगता है लगाया ना, है। कारण क्या होता है, बुक डेट का मतलब समझ रहे हैं कि कोई borrower जो है, जो स्टॉक है उसको उधारी में उधारी। दे दिया, उधारी में दे दिया तो उसने, बुक डेट है मतलब वो आने वाला है पैसा, तो वो आने वाले पे हम क्या करेंगे, उसमें चार्ज क्रिएट करेंगे, वो असाइनमेंट है। किसी साथी ने एक सर्कुलर दिया है, वो सर्कुलर को सेव कर लीजिए, रिस्क प्रोफाइल है आपके, तो उस सर्कुलर के आधार पर हम लोग जो है, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन का, तो ये बहुत छोटा दिख रहा है, वैसे हम यहाँ पर देखो, मैं कोशिश करता हूँ, ये एक सवाल तो यहीं हल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से सर्कुलर से आया है, रिस्क एसओपी रिस्क कैटेगराइजेशन KYC ML आपका दिया है, और इसमें
कौन से आया था? लिमिटेड कंपनी के केस में आया था ना? नहीं सर। लिमिटेड कंपनी के केस में अगर 10 करोड़ तक का टर्नओवर है तो लो रिस्क होगा, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा 50 करोड़ तक है तो मीडियम रिस्क होगा, और 50 करोड़ से ऊपर का है तो लिमिटेड कंपनीज के केस में हाई रिस्क में होगा। तो सर्कुलर तो क्लियर है, 50 करोड़ आंसर सही होगा। जिन साथियों ने 50 करोड़, वैसे ज़्यादातर साथी ना 50 करोड़ में ही टिक लगाए हैं। सर जी ये चेक कर चुका हूँ मैं कल, सर बैग पढ़े सर, कल आपको भेज दूंगा सर। मैं उस चेक कर चुका हूँ, आज सुबह ही चेक किया विद ट्रांसपेरेंसी कंसर्न, और उन्होंने दिखाया मुझे। मैं कल आपको सर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा पर्सनली सर, प्लीज। तो इस सवाल का जो है ज़्यादातर लोगों ने 50 करोड़ किया है, और चूंकि क्वेश्चन लिमिटेड कंपनी का है तो वहाँ पर अभी जैसे कि हमारे एक साथी ने सर्कुलर भेजा कि 10 करोड़ तक के जो हैं वो लो में आएंगे, और 10 करोड़ से ज़्यादा 50 करोड़ मीडियम, 50 करोड़ से ऊपर जो है हाई रिस्क में, तो उसको सही किया जाए। अब हाइपोथिकेशन जो है नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर शेयर डिबेंचर में, क्योंकि इसमें प्लेज और लियन होता है, ये बुक गलत हो गया सर जी। असाइनमेंट होता है, और क्या सर ऑप्शन थे? सर बुक डेप्ट्स में क्या होता है? असाइनमेंट होता है। सर इसमें बुक डेप्ट्स भी ऑप्शन था। व्हीकल सर व्हीकल में बुक डेप्ट्स भी hypothecation- ऑप्शन था। बुक डेप्ट्स भी ऑप्शन था। फिनिश गुड्स और ये आपका बुक डेप्ट और ये शेयर एंड डिवेंचर। शेयर एंड डिबेंचर सही आंसर है, इसमें प्लेज या लियन होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। व्हाट इज द सर मार्जिन? बुक डेप्ट्स क्यों नहीं होगा? बुक बुक डेप्ट्स डेप्ट्स में क्यों नहीं? उसमें असाइनमेंट तो होता है। तो हाइपोथिकेशन पूछा है ना सर। हाइपोथिकेशन कैन नॉट भी पूछा था, कैन नॉट भी, सवाल लिखने में गलती थी। हाइपोथिकेशन नहीं हो सकता है बोला है ना। और सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए बस। बुक डेट में क्या होता है? स्टॉक जो लेता है ना उसको उधारी में देता है, तो बुक डेट से नहीं होगा, उसमें प्लेज जो वो वाला होगा, शेयर वाला ही होगा उसमें, है ना। बुक डेट से क्या सर करता है? इसका आप स्टॉक देते हो, स्टॉक जो है रोटेट होता रहता है ना, तो स्टॉक पे हाइपोथिकेशन तो रहेगा। बुक डेट कहीं ना कहीं उसका रिलेशन स्टॉक से है। सर वही याद रह गया था, बुक डेप्ट्स में असाइनमेंट होता है तो वही अरे मार सर दिया। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि पढ़ा तो था कि नहीं व्हाट, होगा। अब सर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, बस यहाँ पर है, इसको व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज फॉर बीयूपीबी कॉन्ट्रैक्टर लोन स्कीम्स। ये कॉन्ट्रैक्टर लोन स्कीम्स का आपका मार्जिन पूछा है। जैसे कि लोन स्कीम्स में 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं, मार्जिन क्या है, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस क्या है, तो आप यहाँ पर मार्जिन पूछा है, तो मार्जिन कितना है आपके लोन स्कीम में? कोई साथी चैट बॉक्स में लिख रहा है 25%, विकास जी लिख रहे हैं, तुक्का मारे हैं, बोल रहे हैं मैक्सिमम जो है सबसे 25 ही है ज्यादा सर। परसेंटेज होता है और हम तो 25%। 20% किए हैं सर। और सर हमारा गलत हो गया है 25 में गलत हो गया। चलो, तो 25% इसका आंसर है बीयूपीबी कॉन्ट्रैक्टर लोन स्कीम में। नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, नॉमिनेशन फैसिलिटी किस में अवेलेबल होता है, किस केस में? ऐसा आया था? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं था। ये पूछा था कि नॉमिनेशन करते हैं तो उसको जब लिखते हैं तो कैसे करते हैं, तो नॉमिनेशन रजिस्टर्ड होता है ना सर, वही उसका आंसर था। वो अलग क्वेश्चन था, ये भी तो क्वेश्चन था सर, वो भी क्वेश्चन था भाई कि दो नॉमिनेशन क्वेश्चन थे, रजिस्टर। दो क्वेश्चन थे, एक तो ये था, एक वो था जो तुम बता रहे हो। हाँ 2 क्वेश्चन थे, एक नॉमिनेशन रजिस्टर था उसका आंसर, दूसरे वाले का था। सही बोल रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आया था, क्योंकि जी अगले सर। मतलब इसमें ये था कि नॉमिनेशन कहाँ पर अवेलेबल है, तो इंडिविजुअल के केस वो में नॉमिनेशन अवेलेबल, इंडिविजुअल के केस में। और एक बोलता है जिनमें नॉमिनेशन होता है तो वहां पर ये तो पॉपुलर सीरीज का था सर। नॉमिनेशन रजिस्टर्ड या नामित खाता एक करके। पासबुक में प्रिंट होके आता उसका था यस, नॉमिनेशन रजिस्टर्ड। यस। अगला सवाल, व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग? पॉपुलर सीरीज का सवाल, जनरल क्रॉसिंग। टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस वाला ऑप्शन था इसमें। आंसर भी ऐसे ही आया था, सिंपल है ना। नहीं सर, हाँ, क्या था? 2 पूछा पैरेलल था। लाइंस था, सिर्फ आंसर इतना ही लिखा हुआ था, बाकी और भी आंसर इसमें ऐड थे, लेकिन उसका आंसर सर 2 पैरेलल लाइंस था बस, हाँ, इतना ही लिखा था सर। अगर किसी चेक के मुख पृष्ठ पर कहीं भी 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो वो जनरल क्रॉसिंग हो जाता है, और जनरल क्रॉसिंग जो है यही पूछता है, ए चेक possesses 2 parallel transversal line in the face of check is called जनरल क्रॉसिंग। और जनरल क्रॉसिंग का अर्थ ये हो गया कि उस चेक का भुगतान नगद काउंटर पे संतोष तिवारी जी नहीं करेंगे, उसका किसी अकाउंट में ही जाएगा। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ ये डिमांड सही। प्रोमिसरी नोट? डिमांड प्रोमिसरी ये तो नोट का सर लिमिटेशन आंख बंद पीरियड करके सही कर ये सकते हैं सही है इसको। सर। क्या क्या सही ऑप्शन है थे सर। इसमें? 3 साल, 5 और साल, 6 साल, ऐसा था क्या कि और कुछ था?
सर बाकी तो याद नहीं, 3 साल वाला था तो वो लगा दिया। 3 साल वाला याद आया, वही मार दिए सर। वो अच्छा शायद पहले ही ऑप्शन था सर, तो देखने की बाकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके। भाई ऑप्शन के नंबर चेंज कर देते हैं, वो तुम्हारे में पहला होगा। हाँ हमारे में मतलब सर तीसरा था मुझे लग रहा शायद। क्वेश्चन चेंज हो जाता है क्योंकि आज तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ऑप्शन नंबर भी चेंज हो जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर भी, ऑप्शन नंबर भी। क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। यस, सबके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पहला में आपके में आएगा तो हो सकता है इनके में 36 नंबर में आएगा। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड फ्रॉम द प्रोमिसरी डेटा। नोट। तो इसमें 3 year 4 year 6 year ऐसा दिया था? नहीं सर ऐसे नहीं था, उसमें आंसर था कि पहला वाला साइन करेगा तो उससे डिनोट करेंगे, या दूसरा करेगा उससे डिनोट करेंगे, इस टाइप से था। नंबर ऑफ इयर्स का सर कहीं नहीं उसमें जिक्र था। है नंबर ऑफ इयर्स का जिक्र नहीं, 3 नहीं, साल आंसर में सर था उसमें 3 इयर्स का, लेकिन और जो ऑप्शन थे उसमें ये हाँ था कि पहला साइन करेगा, हिंदी में मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ था, पहला साइन सर करेगा ये तब से हम उसे सिंपल लेंगे। क्वेश्चन था और सिंपल आंसर था इसका। लेकिन ये 3 इयर्स वाला उसमें साफ था तो उसको टिक कर दिया गया सर। अच्छा चलिए, अगला सवाल। क्लेटन रूल इज एप्लीकेबल अप्रोप्रिएशन फॉर में ये इन तो विच? सही था। इसमें क्या था, क्या Appropriation, सवाल सर। पूछा था? ये भी लंबा यही होगा। सिंपल था सर, सिंपल ये सवाल था। ऐसे ही ऐसे ही था था सर, सर ऐसे ही क्वेश्चन। था। तो ये जो रनिंग सीसीओडी अकाउंट है उनमें ना पार्टनर की लाइबिलिटी को अप्रोप्रिएट करने के लिए क्लेटन रूल लगाए जाते हैं। तो जो पहला क्रेडिट है वो पहले डेबिट को वो सेटिस्फाई कर लेता है और उनकी लाइबिलिटी को जो है डिस्पोजल कर देता है। क्लेटन रूल करता है राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, उनके ड्यूज को अप्रोप्रिएट कर देता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर in running CCOD account, Clayton rule is applicable for the right of appropriation. KYC will be taken for walking customer in case of transaction of rupees how much and above. ये अगर कोई वॉकिंग कस्टमर है वो बैंक में आता है तो उनका केवाईसी लेना हमारे लिए ज़रूरी है अगर उसका ट्रांजेक्शन 50,000 का ऑप्शन था सर, वही लगाया था। तो ये तो सभी साथी जो है सही लगाए हैं। 50,000 या 50,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन करने आता है और अगर कोई वॉक इन कस्टमर है तो फिर उनको हम क्या बोलते हैं कि केवाईसी डॉक्यूमेंट दीजिए, हम वेरीफाई करेंगे और उसको स्कैन करके भी रखेंगे। अंडर Subsidies CSIS provided. स्कीम द इंटरेस्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल कस्टमर फॉर द पीरियड ऑफ, किस पीरियड के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है? अगर कोई एलिजिबल एजुकेशन लोन बोरोवर है तो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम से। ये कैसा आया था बताइए तो? इसमें सर सर, वैसे तो इकोनॉमिक आंसर वीकर सेक्शन के लिए पूछा गया। ईडब्ल्यूएस के लिए पूछा हुआ था सर उसमें। सर और इसमें ये उसमें पूछा ऑप्शन था सर कि जैसे 3%, 4% और एंटायर मोरेटोरियम पीरियड भी था। तो सर अच्छा वही आई थिंक होना चाहिए सर। हाँ हाँ, एंटायर ही लगाए थे। एंटायर मोरेटोरियम पीरियड है ना? तो सर ये गलत हो गया। हाँ इसकी ये क्वेश्चन से थोड़ा लेंदी भी था, उसमें ईडब्ल्यूएस का भी पहले जिक्र किया था उन्होंने, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन को मतलब बताया गया कि कैसे कैसे इसका जो है सब्सिडी परसेंटेज होगा, तब उसको और मतलब करीब सर 2 लाइन का क्वेश्चन था। इस स्कीम के लिए ईडब्ल्यूएस क्या है, उसके इनकम क्राइटेरिया क्या है? हाँ सर इसी टाइप से था मतलब। इसमें 4.5 सर लाख फैमिली इनकम, फैमिली इनकम 4.5 लाख है। नहीं सर फैमिली इनकम नहीं पूछी थी उन्होंने, ये कहा था कि जो सब्सिडी मिलेगी वो एंटायर मोरेटोरियम पीरियड के लिए मतलब मिलेगी, या 3% मिलेगी या 4% मिलेगी। तो उसमें एक ऑप्शन एंटायर भी था, मोरेटोरियम पीरियड उन्होंने क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया था। तो एंटायर सर आंसर था, तो एंटायर उसका आंसर होगा। सर इसमें क्वेश्चन ये था कि सर क्वेश्चन ये था कि CSIS पॉलिसी में हाँ ईडब्ल्यूएस को जो एजुकेशन लोन मिलता है उसमें गवर्नमेंट मोरेटोरियम पीरियड में सब्सिडी देती है, तो वो सब्सिडी कितना होता है? तो हाँ, कितने परसेंट होता है सर, ये पूछा हाँ था। कितने परसेंट, तो ये एंटायर होता है या नील होता है, और बीच में 2-3% 2%, 3% था, 3%, 4% भी था 5% सर ऐसे। इसमें ऑप्शन। हाँ 5% था पांच एंटायर पांच सब्सिडी ऑप्शन का वही था, एक परसेंटेज नील पूछा था, था। एक एंटायर था, और बीच में 3 वैल्यू थे, 3%, एजुकेशन लोन 4%, में जो 5%। मोरेटोरियम पीरियड होता है वो मोरेटोरियम पीरियड का जो इंटायर इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट सब्सिडी के तौर पे मिलता है एलिजिबल बोरोवर को अंडर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स। इसमें जो पेरेंटल जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से कम होना चाहिए, तो उनको ये मिलता है इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। हाँ सर वही वो अगला है, इनकम के लिए ईडब्ल्यूएस लिख दिया था। हाँ, व्हाट इज द प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट? प्रोविजन कितना होता है अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स? ये पूछा था कि क्या पूछा था? जी सर, नहीं सेम ऐसे ही यही था क्वेश्चन सर, था सर, सेम यही था। 25% ऐसे ही था था। जिसका। हाँ ऐसे जी था। सर। यही था तो 25%। ये अगर सिक्योर्ड है तो कितना मिलता? 15%
है ना। 15%। और अनसिक्योर्ड है तो 25%, डाउटफुल 1 है तो 40%, डाउटफुल 1 है तो 25%, डाउटफुल 2 है तो 40%, डाउटफुल 3 है तो 100%। और जो अनसिक्योर्ड वाले हिस्से में जो प्रोविजन होता है डाउटफुल में 100%। हालांकि ये नया थोड़ा ऐड किया, नॉर्मली लॉस एसेट का प्रोविजन पूछता है, या तो स्टैंडर्ड एसेट का पूछता है, या डाउटफुल एसेट का, लेकिन पहली बार ये सब स्टैंडर्ड एसेट का आपको पूछा है। सब उत्तर इसका सर याद नहीं क्या लगाया, भूल गए। भूल गए। हाँ सर। कभी भूला कभी याद किया है, तो कितना ही याद रखेगा है बताइए अनुराग जी, इतने सवाल। अरे सर क्वेश्चन वहां देख के सरदर्द होने लगा था, इतने लेंदी क्वेश्चन थे, क्या बताएं। हम्म। सर जिस हिसाब से, जैसे पिछला जो भी पेपर देख के गए उस हिसाब से तैयारी था कि हाँ ऐसे एक लाइनर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब वहाँ पेपर देखे, जब टाइम टेकिंग लगने लगा तो उसको थोड़ा उलझन होने लगी थी। कोई बात नहीं, चलिए तो अगला मुझे तो सवाल। ये लग रहा था कि स्केल 3 में तो नहीं आ गया मैं देने, मैंने पूछा भी उनसे। हाँ वैसा ही है, वैसा ही लग रहा है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग अप चेक? क्रॉसिंग अप चेक का मतलब क्या है, ये ऐसा सवाल पूछा था, साथियों ने बताया। आप लोग की क्या राय है, कुछ कहना है इसके बारे में, सवाल सर कैसा है? सिंपल क्वेश्चन था ऐसे, और सिंपल आंसर था इसका। बताइए आंसर बताइए, क्या आंसर आया था? यही था सर आंसर। इसमें एक ऑप्शन था बैंक करके, कोई ऑप्शन था शायद, पेबल टू बैंक था ऐसा कुछ, पता नहीं कुछ था ऐसा कोई ऑप्शन, एग्जैक्ट नहीं याद है। सर ये था It can be अनक्रॉस्ड only करके paid था to the कुछ, bank. हम्म। एक It अनक्रॉस्ड can be करके only आंसर paid था to इसमें। the bank. अच्छा, जब क्रॉसिंग अप चेक हो जाता है उसका ओनली मतलब कौन पेड, सा? इसमें सर क्वेश्चन था ओनली कि पेड चेक बैंक चेक को अकाउंट क्रॉस करके कौन था। कर सकता है, हम्म। होल्डर या बियरर या नहीं वो यही सब दूसरा था क्वेश्चन था, वो दूसरा वो क्वेश्चन था, ये दूसरा था। दूसरा क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन था, ये भी था कि ये भी एक मतलब क्वेश्चन। ये पेबल एट द बैंक था सर, इसमें शायद ऑप्शन हाँ, एक ऐसा सर पेबल कुछ एट द ऑप्शन बैंक, सर एक सर ऑप्शन था ऑप्शन कि इट कैन वो नॉट बोले बी आगे लेबल्ड बैंक स्टेटमेंट। अकाउंट करके सर, इसका ऑप्शन था एक तो, वही आंसर हाँ होगा सर, था। पेड इन सर पेड, वो खातेदार के खाते में जाएगा सर। अच्छा, खाते में जाएगा, ये हाँ क्या, ये हाँ वो ये ऑप्शन था सर, और वही सही है सर। वही सही है। वो अगर ऑप्शन यही क्रॉसिंग, था ना सर, पेबल एट द बैंक। हाँ हम्म, हाँ नहीं, हाँ अकाउंट होल्डर के जिसके खाते में वो जाएगा उसके खाते में जाएगा। हाँ, तो वही पेबल एट द बैंक ही लगाया था सर। ओके, भाई तो पेबल बात ओनली एट गलत करवा बैंक। दी है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अगला, यूवी लैम्प वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर नोट्स ऑफ रुपीज हाउ मच एंड अबव। यूवी लैम्प 100 एंड अबव है सर। सर 100 रुपए। नहीं सर, यूवी लैंप नहीं था इसमें, ये था कि मशीन, नोट सॉर्टिंग मशीन से नोट निकालते हैं हाँ तो कितने के ऊपर के मशीन नोट होते वाला हैं, था, क्वेश्चन यूवी ये लैंप था, नहीं था। यूवी लैंप नहीं था सर। हाँ, यूवी लैम्प नहीं था सर, 100 एंड अबव था इसमें, यही आंसर लगाया सर था। वो यही था, नोट 100 and above। वो ओके, नोट सॉर्टिंग मशीन के केस में पूछा था। अच्छा जी चलिए, सर। क्या पूछे थे? ये नोट काउंटिंग मशीन में 100 रुपए से ऊपर के नोट में क्या? रिसर्कुलेशन में नहीं लाया जाएगा सर, ऐसे करके था। हाँ, अच्छा, रिसर्कुलेशन में मतलब नहीं लाया जाएगा, ये था सर। हाँ सौ क्या होता रुपए है, आंसर था भाई। जैसे हाँ आंसर तो 100 ही रुपये होगा दोनों जगह में। क्वेश्चन नंबर। तो अभी जैसे हमारे फौजी जी ने कहा कि जब नोट आते हैं आपके पास मार्केट से, पब्लिक ला के जमा करता है, तो आरबीआई का जो क्लीन नोट पॉलिसी रहता है कि वो नोट आप जो है उस नोट को पहले सॉर्टिंग करोगे, है ना। सॉर्टिंग सॉर्टिंग करेंगे, कैश वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम है, कई जगह वो मशीन्स रहती है, उसमें मशीन क्या करता है, इशूएबल नोट अलग कर देता है, नॉन इशूएबल नोट अलग कर देता है, सॉइल्ड म्यूटिलेटेड नोट को अलग करना है, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग प्रोसीजर। सर तो ये 27 नंबर क्वेश्चन जो है हम्म, उसमें ट्रांसफर अकाउंट का नहीं लिखा था सर, बैंक पे लिखा था, पेबल एट बैंक था उसमें। तो हाँ ठीक है, ऑप्शन ये है। हाँ ऑप्शन तो उसका है पेबल एट द बैंक सही है ना। पेबल एट द बैंक। तो कैश में भी हो सकता है उसका। कैश सर नहीं हो सकता है उसका, है ना, सर पेबल एट उसके बैंक। केस में सर उसके केस में ये लग रहा था कि जैसे वो बैंक को पे कर सकते हैं चेक, इस सेंस में वो ला रहा था आंसर उसको सर। सर लिखा था, तो ऑप्शन था एक कि इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, हम्म, नॉट निगोशिएबल होगा, पेबल एट बैंक है, ऐसे नहीं करके हाँ नहीं, इसको निगोशिएबल किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, और बताओ। तो वही। पेबल ओनली एट बैंक मतलब वो ये जब क्रॉस चेक होगा
तो वो उसका बैंक अकाउंट से उसका संबंधित होगा, कुछ अकाउंट में ही पेएबल जाएगा, वैसा वाला होगा। हाँ? अकाउंट और क्या ऑप्शन नहीं था ऑप्शन था? सर। और दो ऑप्शन क्या थे? सर नॉट उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, और एक था ट्रांसफर्स नहीं कर सकते हैं उसको, और एक था मतलब पे टू द बैंक था सर। पेबल एट द बैंक था। सर लास्ट ऑप्शन मैं था बता रहा हूँ पेबल टू मैं बता रहा अकाउंट हूँ। ओनली। हालांकि जिन्होंने पेबल लास्ट ओनली ऑप्शन ये बैंक था। किया है उसको मिलेगा। कारण क्या है, जब भी कोई क्रॉसिंग चेक होता है और क्रॉसिंग चेक हमारे अनुराग गुप्ता को दे दिया है, तो अनुराग गुप्ता उसको ले जाके कैश ला सकता है कलेक्शन में, तो वो क्रॉसिंग चेक का भुगतान कैश में ला सकता है उस उद्देश्य के लिए कि वो खाते में ग्राहक के देंगे। वो पेबल बैंक को ही होगा वो, बाकी आंसर तो वही सही होगा। सर एक आप बोलिए। कि सेक्शन 130 कहता है कि जिसपे क्रॉसिंग होगा वो नॉट नेगोशिएबल होता है, ऐसा कुछ बताया था आप। हाँ, तो कुछ स्पेशल क्रॉसिंग थोड़ी ना पूछा था उसमें, क्रॉसिंग अब चेक पूछा था ना। हाँ नॉर्मल क्रॉसिंग था सर, क्रॉस चेक लिखा था उसमें। हाँ, क्रॉसिंग तो नेगोशिएबल है ना। Yeah. नॉट नेगोशिएबल तो वो होता है कि आपका अगर उसमें नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो फिर एफडी जैसा होगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स होते हैं ना, वो नॉट नेगोशिएबल होते हैं, तो इसीलिए। बाकी यहाँ पर तो नॉट नेगोशिएबल सही नहीं होगा क्योंकि क्रॉसिंग का है ना। तो यहाँ जो पेबल, अब वो उसका पूरा एग्जैक्टली देखेंगे, पेबल ओनली एट बैंक लिखा है, तो बैंक काउंटर में कैश का इस्तेमाल तो किया नहीं है, कैश में पेमेंट नहीं कर सकते उसका, बस यही है क्रॉसिंग का उद्देश्य ही वही है कि भैया वो उसका पेमेंट लेना है तो आप अकाउंट्स में जाएगा, है ना, बैंक के माध्यम से जाएगा। चलिए, अब यूवी लैम का था नोट सॉर्टिंग का, आप अगला देखते हैं। If A and B operate joint account with C nominee with either and survivor mandate, if A आंख मूंद के लगा dies, दिया then था। payment of FDR after maturity will be paid to। ये कितनों भी लंबा दे दिया होगा, आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे इसका, है। बी, पेमेंट टू बी। ये होगा 7-8 लाइन में भी होगा, तो कौन पढ़े इतना, है ना। तो पेमेंट नहीं टू शायद इतना ही था जितना आपने लिखा है, एक आध दो चार अच्छा और ज्यादा होंगे, इतने लगभग इतना ही था। बस सी की जगह सर एक्स था और कुछ नहीं, बाकी सेम था। चलिए, लेकिन इसको तो डिस्कस करना, मतलब अभी इतने बार रिपीट हो गया है कि अब ना, नहीं सर नेक्स्ट क्वेश्चन हो हाँ, गया तो। आंखों में पट्टी बांधेगा तभी सही कर लोगे आप। देर आर हाउ मेनी लैंग्वेज इन द करेंसी नोट? करेंसी नोट, तुरंत जेब में 500 का नोट पड़ा हुआ था, निकाल के गिन लिए। अरे गजब, कमाल कर ये सर हमारे सेंटर पे तो ले ही नहीं जाने दिए थे नोट। पर्स हाँ, नहीं नोट पर्स वगैरह नहीं ले जाने देते ना। नहीं सर मैं तो पर्स पर्स नहीं रखता ले ही नहीं जाने हूँ, दे रहे मुझे थे, लेकिन फायदा हो अगर गया। पैसा डला था तो पैसा ले जाने दे रहे थे। पैसा सर ले मैं जाने देते। मैं पर्स रखता ही नहीं हूँ सर। कमाल कर दिया भाई, ये तो है। अच्छा क्या नोट निकाला, देखा कि ना वो 1 2 3 4 5 है, और एग्जाम इन्विजिलेटर को कहाँ पता होगा कि क्या है सवाल। खैर सर लगाया इसमें 15 ही था। 15 है, तो 15 यहाँ पे लगाए। लिख लीजिए 15 लैंग्वेज हैं। तो 15 जो है भाषाओं में यहाँ पर लिखा रहता है, वचन क्या अदा करता है, क्या क्या लिखा रहता है, एक बार देख लीजिएगा, आप लोग गिन लीजिएगा। तो 15 लैंग्वेजेस में है। तो ये 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। बस इन क्वेश्चंस को देख के थोड़ा मॉडरेट जरूर लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस को ऐसे ट्विस्ट किया। तो आप 30 क्वेश्चन में से आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा कितना है। एक क्वेश्चन जो है डाउटफुल अभी रह गया है, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सर एक बाकी क्वेश्चन था कि जो 23 थी। फोर्ज मतलब जो नकली नोट होता है वो किस एक्ट के तहत होता है, तो सर उसका आंसर क्या है? यूएपीए एक्ट है। यूएपीए है उसका आंसर। हाँ, यूएपीए है। अनलॉफुल एक्टिविटी वाला था, कौन सा था? अनलॉफुल एक्टिविटी है हाँ ठीक है है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन पूरे आ गए हैं। मतलब अब देखेंगे तो क्वेश्चन 60 से भी ज्यादा दिख रहे हैं हमारे पास, लेकिन वो रिपीट हो गया होगा, कोई दूसरे लैंग्वेज में लिखा है, कोई दूसरे लैंग्वेज। एक तो सर ये भी था आपका जो आपने पढ़ाया था ना कि वो जॉइंट अकाउंट वाला होता, फार्मर सर्वाइवर वाला, एक हाँ, वो भी। फार्मर सर्वाइवर का भी है। फिर एक सर वो था एसएमए वाला, एसएमए कैडर। हाँ SMA 2 का था, SMA 2 का भी आया था। सर उसमें कस्टमर का राइट भी पूछा गया है ना। हाँ जी सर। सर उसमें इसमें क्या आंसर कौन था सा कस्टमर कस्टमर राइट वाले का? सर राइट टू टू प्राइवेसी होगा। था सर उसमें। राइट टू प्राइवेसी होगा। था सर। ठीक है सर, ठीक है सर। डीडी का ट्रांजैक्शन कोड भी, डीडी का ट्रांजैक्शन हाँ, कोड है। 16 पूछा था सर। 16 सर 16। 50,000 और 20,000 वाला भी सर क्वेश्चन था उसमें। हाँ, कैश में डीडी कितना बनाएंगे, अकाउंट में, हाँ। डीडी का पेमेंट डीडी कितना का और सर करेंगे। एफडी दोनों का था सर।
आपके करंट अकाउंट में अर्बन एरिया है तो मिनिमम बैलेंस कितना गलत हो लगेगा? गया सर, ये गलत हो गया सर। एक गलत सर हो हमारे गया। यहाँ सूर्यघर योजना से एक क्वेश्चन था। हाँ, सूर्य घर योजना का है। हाँ, फिर और एक आपका सर सरल सही का भी व्यापार से आंसर भी था। क्वेश्चन था, पेनल्टी का उसमें पूछा गया था, कल 12 हम महीने लोग पहले का। कल बाकी 30 क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है क्योंकि वो क्रिएट नहीं हो पाया है SMA 2 का भी सर क्वेश्चन लेकिन कल करवा दीजिएगा। कल करवा देंगे, है ना। फिर आपका क्या होगा, 60 क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर आप लोग अपना अपना स्कोर जो है देख लीजिएगा। फिर अभी सर समझ में आ जाएगा कि 23 सही इंटरव्यू है में सर, बैठने 7 लायक गलत है है कि इनमें। नहीं। ऐसे क्वेश्चन हैं हिंदी का तो जो है सभी साथियों ने कहा सरल आया था, बट अगर 50 में अगर 35 नंबर भी ले आते हैं ना तो आप बहुत ही एकदम पक्का रहेंगे। ऐसे नॉर्मली जो है ऐसा होता है कि 40 या 40 से ऊपर जो 50 नंबर में से लाता है वो उसका सिलेक्शन सर जरूर होता है। पिछली बार सर एक लड़के के 43 नंबर थे, उसका नहीं हुआ था। नहीं नहीं, वो तो इंटरव्यू में कुछ होगा, अलग बात है। लेकिन एक आध को तो आप ऐसे मत छोड़ो। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एक रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, अप्राइजल होगा, फिर आपके एक्ट भी सर होते वो हैं। हम्म। सर JIB CIB था वो, फिर भी नहीं हुआ उसका। हाँ सर। ओके, तो फिर ऐसे मैं ऐसे सुनने बात में आ रहा था मैनेजमेंट से उलझा हुआ था सर, थोड़ा नेता उठा टाइप का था, ये थोड़ा सा इशू था उसके हो साथ। सकता है। सर एक केस तो ये सुनने में आया था कि वो लड़का JIB था, उसके नंबर भी अच्छे थे, लेकिन पैनल में उससे ये कहा गया था कि आपने अपनी ब्रांच परफॉर्मेंस में SBY JJBY APY नहीं किए हैं, तो अगर आप हमारी जगह होंगे तो आप प्रमोशन देंगे। सर सही बताएं, पिछली बार जितने भी इंटरव्यू हुए थे ना, सबसे ब्रांच के बारे में ही पूछ रहे थे वो, कि आपने APY कितनी करी, ये कितना करा, वो कितना करा। अब भाई मुझसे उल्टा पूछ इंटरव्यू लिया की था। तैयारी भी कराएंगे। देखिए पूरा पूरा कला कौशल है, आपको इंटरव्यू तक अपने संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ चीज़ों को रखनी है। और ये जो जो आप चीज़ कह रहे हैं प्रमोशन एग्ज़ाम निकालना और बैंक में क्या है, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि किसी एक का ऐसा नहीं हुआ है तो आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग सिनारियो होता है। तो आप अपनी तैयारी रखिए और अपने जो कार्यकौशल जो आपने किया है उसको दिखाने की कोशिश करना है। हो गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, दोनों ही जगह हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन होके ही रहेगा, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है कि जो सही तरीके से सही शिद्दत के साथ चलता है उसका सिलेक्शन होगा। उस साथी का जो इंटेलिजेंट है, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। कई बार ऐसे मैनेजमेंट के साथ कुछ उलझन में जो है वो उलझ गया होगा और रास्ता उसको नहीं मिला होगा, ये भी बात होगा। क्योंकि अल्टीमेटली राइट्स जो है मैनेजमेंट के पास है, उनके पास मार्क्स होते हैं इंटरव्यू में। अगर उनको लगा कि ये नॉट फिट फॉर प्रमोशन है आगे, तो फिर वो नंबर कम दे देंगे। तो आप चाहे 50 नंबर भी लाओ तो आपको फेल कर देंगे इंटरव्यू में, आप और सर मेरिट वो आएंगे। पास होने वाले के मार्क्स दिखाते भी नहीं है। हाँ, नहीं दिखाते हैं। और वैसे इस बार मेरिट में मार्क्स कम कम मेरिट कम बनेगा, पिछली बार से कम नंबर बनेंगे। कम बनेगा मेरिट क्योंकि कम हो जाएगा। क्वेश्चन ना कई लोगों ने जो अच्छा पढ़ा लिखा भी गया है उसके साथ भी कुछ अभी इस बार जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया आंसर क्वेश्चन में। और कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं, कुछ नहीं काफ़ी नए क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि ये देखिए टर्नओवर वाला नया क्वेश्चन आया, हाई रिस्क वाला KYC से। फिर अभी जो आपका मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि जो किया अकाउंट था वो भी आया हाँ, था। अकाउंट ओपनिंग वाले नए क्वेश्चंस आए हैं कि अकाउंट से रिलेटेड जो पर्सनल में उसमें। और और भी नए क्वेश्चंस आए हैं आपके कल के इसमें देखिएगा। जो चेक के भी देखिए कुछ कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं। होल्डर फॉर वैल्यू के लिए भी कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत से उसका तो नॉर्मली होल्डर वैल्यू ही लगाए थे सर। हाँ, नॉर्मली RBI रिपोर्ट में कितने दिन में क्लोज करता है पूछा, आपके में पूछा RO जो है ब्रांच को कितने दिन में भेजता है, ये तो किसी भी बैंक में नहीं पूछा गया है, अभी आपके में पूछा गया है ना। कई लोग सर वैसे सिर्फ बोल रहे सिर्फ थे। सर यही याद नहीं था, बाकी सारे याद थे, कब भेजता है कब क्लोज करता है, लेकिन यही नहीं पता था बस। हाँ, ये अभी तक पूछा नहीं था ना, नया एकदम है। फिर देखिए नॉर्मली बिजनेस फिगर में आपका बिजनेस पूछता है, NPA पूछता है, डिपॉजिट पूछता है, प्रॉफिट पूछता है। लेकिन इस बार आपको रिजर्व एंड सरप्लस पूछ लिया। रिजर्व सरप्लस हम लोग पढ़ते भी नहीं है, हम लोग सिर्फ कैपिटल को पढ़ लेते हैं, है ना। तो रिजर्व और सरप्लस जो है, कोई साथी सही किया है कि कोई पढ़ा था रिजर्व एंड सरप्लस आपको पूछा था सर रिजर्व। 2676 लगाए हैं। सर हाँ मैंने किया सर। वो हाँ सर चेक ऐसे किया। किए सर टू कि सिक्स जो सेवन जो सिक्स हम्म और जो उसका सर कैपिटल था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए थे सर। तो हाँ, ऐसे 2676 आ रहा था तो वही लगा दिए वही सर। सही है।
हम्म 2944 में से 267 घटा दिए। हाँ, तो वो याद किए थे सर। जो रिजर्व एंड सरप्लस है, देखो वो पहली बार पूछा, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके में वाकई में जो है ये मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में है, लेकिन फिर भी कुछ इतने सवाल हैं जो, जैसे अभी आप लोग इसी में ही देख लीजिए, 30 में से 20 सवाल ऐसे हैं जिनको आप, 10 सवाल हो सकता है कि चलो अलग है, लेकिन 20 सवाल तो आप आसानी से बना लेंगे। और कल जो 30 सवाल डिस्कस करेंगे उसमें भी आप देखिएगा 20 सवाल आपको आता ही होगा। तो 10-10-20 मतलब 20 सवाल जो है आपके लिए कठिन होगा, लेकिन 40 सवाल आसान है। 40 सवाल का मतलब हो गया 20 नंबर। और फिर उसके बाद हिंदी के जो नंबर, आपके 40 क्वेश्चन है हिंदी में, अगर आपके 15-16 नंबर आ गए तो फिर आप जो है अच्छे एक रैंक में रहेंगे। और टफ आया है तो सबके लिए टफ है। बस मैं आप सभी का हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में परेशान होना या दुखी होना अमृत के बर्तन में जहर की एक बूंद डालने जैसा है। जैसे परेशान मत होइए, मैंने जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बोला कि 10 बजे का मैंने सेशन डाला है, नहीं भी हो रहा है तो परेशान मत होइए, जो कर रहे हैं उसमें आनंद लीजिए। सर तो आएंगे तो भी खुश होंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे तो कल आएंगे। मतलब दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो हम अपने जो मन है वो बर्तन है, और वो उसमें अमृत भगवान ने पहले ही दे रखा है, तो हमें अरे सर एक बात बताएं, हम्म, पिछली बार हमने एग्जाम दिया था, हमको कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन इस बार आपकी क्लास पढ़ के हमारा पूरा पेपर आपकी वजह से हुआ। हमको कुछ भी नहीं आता था सर। हमारे बहुत 40-42 जितने नंबर आए सर, टोटल आपकी वजह से है। मुझे कुछ भी नहीं आता था सर। हाँ, तो इसके लिए राइट आपने सर। क्या किया होगा, इसके लिए आपने धैर्य रख के जो भी चीज़ मिला उसको सीखते गए होंगे, रिपीट मोड में सीखे होंगे, करते रहे होंगे, और आपको आ गया होगा। और हमेशा ये जो है आप ये गुण अपने आप में बनाए रखिएगा, कंटिन्यूअस लर्निंग का। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं डेली आज भी कुछ नया लेके आया हूँ, नया लेके आऊँगा, पढ़ूंगा। तो ये इसलिए पढ़ता हूँ कि जब भी आप उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा या पढ़ाने का मौका मिलेगा तो आपको सिखाऊंगा। नए कंप्लायंस पॉलिसी आया है, नई कुछ पॉलिसी आई हैं, है ना, तो उनको पढ़ता हूँ मैं। तो ठीक कहा हमारे कुमार जी ने। क्या नाम है, पूरा नाम आपका कुमार जी? मेरा सर कुलदीप चौधरी नाम है सर। कुलदीप जी, हाँ आपका नाम याद है मुझे, हाँ आप काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। और इसी तरह पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप भले ही एग्ज़ाम का परिणाम क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आप सफल तो उस समय हो गए क्योंकि आपके पास ज्ञान है। क्योंकि रोज बैंक में जाते हो वो एग्जामिनेशन से कम थोड़ी ना है कुलदीप जी। रोज बैंक में जाते हैं वो एग्जामिनेशन से कम है क्या, बताओ अभी। और सर इस टाइम तो हमारे यहाँ तो और ज्यादा टफ पड़ रहा है सर। फिनाकल 10 आ गया है, उसमें सर पूरा दिमाग खराब हो जाता। नहीं नहीं, अभी एक कस्टमर आएगा और कस्टमर आपसे सवाल पूछता है, वो भी तो एग्जामिनेशन जैसा है। फौजी प्रदीप जी याद है ना, वो बोलता है बिल्कुल कि मेरा ये अकाउंट है, इसको क्लोज करना है बिफोर मैच्योरिटी, बिल्कुल तो भी तो बिल्कुल एग्जामिनेशन सर, है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सफलता आप उस हिसाब से देखिए, और ज्ञान के साथ ही रहिए। तो फिर आप लोग तो उत्तर प्रदेश से हैं, तो हम आएंगे एक आप। सर, एक जैसे आज ही एक क्या केस हुआ कि एक कस्टमर आया, वो इलिटरेट हो गया। मतलब हम्म इलिटरेट कह रहा हूँ, वो मतलब ब्लाइंड हो गया है। हम्म तो आपने किसी उसमें पढ़ाया था ब्लाइंड के बारे में, तो उन्होंने सर ने पूछा कि बताओ कुलदीप जी क्या करेंगे। मैंने तुरंत बता दिया। मैंने कहा सर विटनेस चाहिए इसमें तो। हाँ, तो वो जो है देखो, ब्लाइंड के केस में ये कहा है कि उनको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, लेकिन उनका चीज़ों को जो है समझा दिया जाए, गवाही ले ली जाए, है ना। और वो भी गवाही में कैसा होता है, एक फैमिली मेम्बर हो सकता है, एक बाहरी जो है मेंबर भी लेना चाहिए, ताकि कोई आप पर ब्लेम ना कर सके कि उनके चीज़ों को बेनिफिट हो गया, आपने किसी को फेवर कर दिया, इसीलिए। तो फौजी प्रदीप जी चले गए? नहीं सर, हूँ सर। हाँ हैं, फौजी जी हैं, और एक फौजी हमारे हैं ना, प्रदीप जी। प्रदीप जी सर हाजिर है। ठीक है, तो आपका ये जो 30 क्वेश्चन है इसमें से कितने सही हो गए होंगे लगभग? अगर आप लोगों से सबसे कॉमन फीडबैक भी लिया जाए तो लगभग 20 तो सब सही कर लिए होंगे इस 30 में से, या 25 भी 25 सही करें? 25 सर तक। 22-23 सही होंगे सर, 20-22। ओके, चलो ठीक है। 25 सर। अच्छा, तो अभी ना 27 सर। 27, अभी हम कल जो है 30 से कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स होते हैं, जो 20 नंबर होते हैं, 20 में एक कैटेगरी ऐसा भी होता है जहां पर अगर उतना नंबर दे दिए तो आप चाहे रिटर्न में जितना भी हो आपका सिलेक्शन नहीं यस होगा। सर, यस। हाँ, तो वो 18 जो दे दे तो पास हो जाएगा।
सर हम तो ये सोच लिए हम आपकी बातों से कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, नहीं होगा तो भी अच्छे के लिए होगा। तो भी अच्छे तो के भी लिए अच्छे होगा। के लिए बस होगा। निराश मत होना, नहीं हुआ तो भी निराश नहीं हुआ, उसी समय मेरे से फोन करना, मैं बताऊंगा क्या करना है उस समय उपाय, और कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है, क्योंकि सर एक सर बेगर पांडे सर, एक क्वेश्चन था सर, जिसने आईटी मिशन, जो मेरे मेरे दोस्त भी सुन रहे होंगे, आईटी मिशन में हम उसको सुधार कैसे करेंगे, ये पॉलिसी मैंने पढ़ी नहीं थी कि उसमें सर रिड्यूस क्या था, ये वाला क्वेश्चन सर, बस ये सही हो जाए तो भगवान करे अच्छा हो जाए। हाँ, उसमें मैंने आपके पॉलिसी में आईटी पॉलिसी का मैंने 2-3 सेशन कराया था, उसमें ये था कि जो आईटी पॉलिसी के लिए उसमें ये बोला गया था कि क्या चीज़ करना चाहिए। तो आपका जो आईटी पॉलिसी ये करता है कि जो प्रोबेबिलिटी या फेल्योर है उसको रिड्यूस करना है, मतलब कोई फेल्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी को कम करना है, रिड्यूसिंग काम ऑफ करना द अक्सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, ये सही होगा। हाँ सर, और यही मैंने मार के फिर लास्ट में नेक्स्ट ऑफ द मोमेंट मैंने चेंज करके एप्रीपेशन डाल दिया था, ये गलती हो गई सर। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, है ना। आप इतना सारा सीख रहे हैं, यही आपके लिए अच्छा है। तो आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल फिर सेशन में आइए, कल हम पूरे से क्वेश्चन राइट सर, करेंगे, राइट। और फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। जो बीत गया सो बीत गया। अब उस पर हम इसलिए अभी चूंकि ताज़ा ताज़ा है तो हम अपने नंबर देख लेंगे, और इसको देखेंगे इसलिए क्योंकि हमें वो नंबर आगे कंपटीशन में और आगे जाना है, तो उसकी तैयारी करेंगे कल सर फिर। बैंक ऑफ इंडिया की भी पॉलिसीज की थोड़ी तैयारी करवा देंगे क्या? हाँ, बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन कब है हेम जी? सर 17 नवंबर को है। ओके, 17 नवंबर को है। मेरे पास पॉलिसी आ गए हैं बैंक ऑफ इंडिया का, आर्यव्रत बैंक का, ये सब तैयारी करवा रहे हैं, नेक्स्ट सेशंस में आपको मिलेगा। और कुछ कुछ नए आरबीआई के पॉलिसीज भी पढ़ेंगे, और कुछ नया जो आपके चेंजेस आए हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आए हैं, उनको भी पढ़ेंगे। तो आप लोग बस साथ में आते रहिएगा और सीखते रहिएगा, मैं अपना वादा निभाते रहूँगा। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। सर नमस्ते सर। हमेशा नमस्ते मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल खुश रहिए, खुश रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। हमको आप के घर परिवार में ये प्राउड फील होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड या मेरे बेटे या मेरे भाई जो है बैंक में काम करता है, उनको ये गर्व दिलाना है। और ये दिला सकते हैं आचरण से, अपने आप में बदलाव से, प्रेम स्नेह, और जो चीज़ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है उनको सही तरीके से निभाते हुए, क्योंकि आप एक घर चला रहे हो और आपसे बहुत लोगों की आशा अपेक्षाएं हैं। तो अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य का भी बेहद ख्याल रखिए, और अपने मन का भी बेहद ख्याल रखिए, क्योंकि आप जब घर में आते हैं ना, तो आप उनको ऐसा ना लगे कि बैंक की कुछ नेगेटिविटी भी आपके साथ आई है, या सिस्टम की नेगेटिव, बैंक की नेगेटिविटी तो नहीं है, मतलब उस सिस्टम का जो स्ट्रेस है नेगेटिव बन के तो नहीं आया है, ये कोशिश करिए। क्योंकि एक बड़ा आपके लिए जो है सब लोग समाज में जो है ना एक आशा अपेक्षा करके रखते हैं। क्यों? एक एक व्यक्ति आपको देखता है कि बैंक के मैनेजर हैं या बैंक का ऑफिसर है, मुझे अच्छा नोट देगा, मेरा जो वित्त पोषण है वो कर देगा, या मुझे कोई फाइनेंशियल सॉल्यूशन है मैं उनके पास तो दे देगा। तो आप सोचो कितने लोग की आशा अपेक्षा है। फिर घर आओगे तो घर वालों की इच्छा रहती है कि आज घुमाने ले जाएंगे, कल संडे है, पापा जो है अच्छी जगह खाना खिलाने ले जाएंगे, या बच्चों से बात करेंगे, या सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो इनको ज़रा आप योग के माध्यम से, अपने आप में बदलाव के माध्यम से रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखेंगे, और मुस्कुराते हुए जीवन जिएंगे। और ये कर सकते हैं, मैं आपको सिखाते भी रहता हूँ, आपका साथ निभाते रहूँगा। फिर मुलाकात करूँगा कल, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते सर। थैंक यू, नमस्ते सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।